धामेश और उसके योद्धाओं को इस तरह पीछे हटता देखकर आसपास के लोगों ने फिर से चर्चा शुरू कर दी। उनमें से कुछ तो हंसते हुए ताली भी बजा रहे थे। अरे देखो वो किस तरह भाग रहे हैं, सच में ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। विशेष रूप से धामेश और लेखावत को देखो, वो हमेशा अपने कौशल का प्रदर्शन करते रहे हैं और लोगों को धमकाते रहे हैं। अब देखो उन्हें कैसे वो एक डरपोक कुत्ते की तरह भाग रहे हैं। सही कहा भाई, अब से ब्लू टाइटन दस्ते के अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं। लोगों की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुरा दिया और उसने अपनी पकड़ ढीली कर ली। कर्जन का शरीर थोड़ा कांप गया। उसे ऐसा लगा जैसे कि उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। वो अभी एक खतरनाक बाघ की तरह महसूस कर रहा था, लेकिन अब वो एक चींटी की तरह महसूस कर रहा था। उसने तुरंत मुड़कर ध्रुव की ओर देखा और चुपके से अपने दिल में खुशी मनाते हुए कहा, यह लड़का काफी रहस्यमयी लगता है। ध्रुव ने तुरंत 4 उंगलियां उठाकर कहा, बूढ़े दादा, देखो मैं कसम खाता हूँ कि मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं किया है। तुम्हारी बेटी के पेट में कोई भी बच्चा है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसे पूरा यकीन था कि उसने रीना के साथ कुछ भी नहीं किया था, फिर वो एक बाप कैसे बन जाता। कर्जन उत्साह से हंसा, तुम मेरे दामाद हो तो तुम भाग नहीं सकते। रीना ने अपने पैर पटके और चिल्लाते हुए बोली, पिताजी। कर्जन ने ध्रुव को पकड़ लिया और कहा, चलो अब मेरे साथ, हम महल में जाकर बात करते हैं। इससे पहले कि ध्रुव मना कर पाता, उसे कर्जन द्वारा घसीट लिया गया। रीना और सभी सैनिक भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जल्द ही वो लोग वहां से महल की ओर निकल गए। दूसरी तरफ ब्लू टाइटन दस्ते की हवेली में जैशन को कुछ आत्मा गोली खाने से होश आ गया और वो दर्द से चिल्लाया, पिताजी मुझे बदला लेने में मदद करें, आपको उस लड़के को खत्म करना है। धामेश ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसके कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते हुए वो अब खुद को और नहीं रोक सका और उसने तुरंत मुंह से खून की उल्टी की। लेखावत तुरंत उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि पास आते ही धामेश ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, मैंने तुमसे कहा था कि जैशन को बाहर मत जाने देना, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। लेखावत ने अपना सिर नीचे किया और अपनी गलती मानते हुए कहा, उसने कहा कि वो एक मिशन को लेने मिशन हॉल जा रहा है, मुझे क्या पता था कि वो सब हो जाएगा। बड़े भाई, आपको चोट कैसे लगी। उस कर्जन की कुछ ज्यादा ही हिम्मत बढ़ गई है। उसने सभी के सामने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। उसने पूरे शहर के सामने हमारा मजाक बनाकर रख दिया है। अगर आप इजाजत दे तो मैं तुरंत अपने आदमियों के साथ उसके महल पर हमला कर दूं। इस वक्त लेखावत बहुत गुस्से में था। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, धामेश ने फिर से उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में कहा, जब भी कोई काम करो तो दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि बिना किसी की मदद के कर्जन मेरे सामने खड़ा हो सकता है। उसे जरूर किसी युद्ध सम्राट की मदद मिल गई है। तभी उसके मुंह से फिर से खून की उल्टी हुई। धामेश ने अपने दिल की मजबूती से रक्षा की और अपने दिल के गुस्से को दबा दिया और कहा, अभी के लिए हमारे पास और भी जरूरी काम है, हम बाद में उस कर्जन से निपटेंगे। अगर वो काम सफलतापूर्वक खत्म हो गया तो मोलाट शहर छोड़ो, हम आसपास के हजारों मील तक राज करेंगे। उसी वक्त एक डेविल आवाज धामेश के चेतना के समुद्र में घुस गई। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने तुरंत लेखावत से कहा, जाओ और हमारे सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को इकट्ठा करो, तुम दोपहर में एक मिशन पर जा रहे हो। लेखावत ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। फिर धामेश जल्दी से अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया और सम्मानपूर्वक कहा, डेविल शेडो लॉर्ड। अचानक हवा में एक पतली छाया दिखाई दी जिसकी पीठ धामेश की ओर थी। उस छाया ने एक गहरी आवाज के साथ कहा, मैंने तुमसे कहा था कि परेशानी पैदा मत करो, तुमने क्यों नहीं सुना। धामेश ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि वो छाया तुरंत चिल्लाई, अब और मत बोलो, अगर तुमने उस काम को पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। धामेश के माथे पर ठंडा पसीना आ गया और उसने जोर से कहा, आप फिक्र मत करो, मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा और आपके काम को जल्द से जल्द पूरा करूंगा। इसके तुरंत बाद वो छाया थोड़ी हिल गई और मेज पर 2 काली गोलियां दिखाई दी। फिर उसने धामेश से कहा, इनमें से एक तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी शक्तियों को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है और दूसरी तुम्हारे बेटे के पैरों को जल्दी ठीक करने में मदद कर सकती है। एक बात और, अब से याद रखना कि मेरे आदेशों का ध्यान से पालन करो। धामेश बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, धन्यवाद शेडो लॉर्ड। इसके बाद वो खुद को रोक नहीं पाया और उत्सुकता से पूछने लगा, लॉर्ड शैडो, इस बार पासा हॉल क्या ले जा रहा है जो आप खुद व्यक्तिगत रूप से इस मामले में दखल देने आए हैं। वो वास्तव में इस बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। शैडो लॉर्ड का माथा चौड़ा हो गया और अचानक कमरे का तापमान गिर गया। धामेश ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं की। मानो उसकी गर्दन पर एक मौत की लाठी रखी गई थी जिससे वो बेहद असहज महसूस कर रहा था। उसने तुरंत घबराते हुए कहा, लॉर्ड शैडो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम अपनी हद पार करोगे तो तुम्हारी मृत्यु बहुत शीघ्र होगी। ये केवल तुम्हारे लिए एक विनाश का कारण बनेगा, इसलिए आगे से अपनी जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचना। शैडो लॉर्ड की आवाज अतुलनीय रूप से गंभीर थी। धामेश जमीन पर गिर गया, उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। भले ही वो डर गया था, हालांकि अब वो अपने दिल में उस चीज को लेकर और भी अधिक उत्सुक था। शैडो लॉर्ड एक डेविल था जो समुद्री डेविल दल का एक बुजुर्ग था। उसकी शक्तियां अथाह थीं, लेकिन इस बार वो व्यक्तिगत रूप से बाहर आया था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था कि पासा हॉल के लोग जिस वस्तु को ले जा रहे थे वो बहुत असाधारण थी। लंबे समय के बाद धामेश ने अपने शरीर को थोड़ा ऊपर उठाया और ये महसूस करने के बाद कि शैडो लॉर्ड अब वहां नहीं है, वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपने आप में सोचा, यह चीज बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए। अगर मुझे वो चीज मिल गई तो
मैं उसे खुद अपने लिए हासिल करूंगा। उसके मन में लालच भर गया। इस दुनिया में हर कोई लालची था। धामेश भी उन्हीं में से एक था। वो पूरे दक्षिणी गॉड मार्शल महाद्वीप पर कब्जा करना चाहता था और ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था जो उसके सपनों को पूरा कर सकता था और उसे स्वर्ग की बुलंदियों तक पहुंचा सकता था। फिर वो इसे अपने हाथ से कैसे जाने दे सकता था। मेज पर दोनों डीमंस गोलियों को पकड़ते हुए उसने तुरंत उनका सेवन नहीं किया। इसके बजाय वो अपने बेटे के कमरे में चला गया। जैशन अभी भी इतने दर्द में था कि वह जीवन और मृत्यु के बीच मंडरा रहा था। उसके दोनों पैर अपंग हो गए थे और साधारण स्पिरिट पिल्स उसके दर्द को खत्म करने के लिए काफी नहीं थी। अगर उसका जल्द से जल्द कोई इलाज नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए बिस्तर पर ही लेटा रहेगा। ये लो और इसे जल्दी से निकलो, धामेश ने उसे एक काली गोली देते हुए कहा। जैशन ने गोली की ओर देखा और कहा, यह तो एक डिमन गोली है, लेकिन पिताजी। धामेश ने उसकी ओर देखा और कहा, पेड़ मत गिनो, चुपचाप इसे निगल लो। आखिरकार मोलाड शहर अभी भी इंसानी दलों के प्रभाव के दायरे में था। यहाँ डीमन गोलियों को वर्जित वस्तु माना जाता था, इसलिए धामेश के लिए इसे गुप्त रखना ही बेहतर था। जैशन ने तुरंत उत्साह में गोली निगल ली। अगले ही पल उसके शरीर में भारी परिवर्तन आया, जिससे उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। पिताजी, आपने मुझे खाने के लिए क्या दिया है? ये बहुत असहज है। जैशन बिस्तर पर लुढ़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी त्वचा के नीचे लाखों की तादाद में कीड़े घूम रहे हों, जो उसके हृदय को खा रहे हों। जल्द ही उसकी आंखों से एक डेविल रोशनी बाहर निकलने लगी। धामेश ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसने खुद से उस गोली को आजमाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि शैडो डेविल उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उसने पहले अपने बेटे को इसे आजमाने दिया। हालांकि उसे अपनी क्रूरता का कोई पछतावा नहीं था। वैसे भी उसके बेटे के दोनों पैर अपंग हो चुके थे। उसकी आंखों में उसका बेटा पहले से ही कचरे का एक टुकड़ा बन चुका था, जो केवल उसके नाम को कलंकित करने वाला था। जानवर भी अपने शावकों को नहीं खाते हैं, लेकिन वो उन जानवरों से भी अधिक क्रूर था। जब उसने देखा कि उसका बेटा दर्द में है, तो उसने उसे एक झूठी सांत्वना दी। बस थोड़ा और सहो, ये थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा। लगभग 10 मिनट बाद जैशन के पैरों का दर्द गायब हो गया और उसके शरीर का दर्द भी गायब हो गया। अपने शरीर के एक पलटे के साथ वो खड़ा हो गया और एक ठंडी खूनी रोशनी उसकी आंखों से गुजरी। वो पूरी तरह से ठीक हो गया था। फिर उसने धामेश की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, पिताजी, क्या आप मुझे एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग कर रहे हैं? धामेश ने उसके शरीर में बदलाव महसूस किया। वो अब पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। फिर उसने तुरंत कहा, तुम्हें क्या लगता है कि पिताजी इतने क्रूर हैं कि तुम्हें एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करेंगे? अब अपने पैरों को देखो, क्या वो ठीक नहीं है? जैशन की आंखें भयावह हो गईं और उसने ठंडी आवाज में कहा, बेहतर होगा कि ऐसा ही हो, वरना। उसकी आंखें एक मजबूत हत्या के इरादे से चमक उठी। धामेश ये देखकर दंग रह गया और अपने मन में सोचने लगा, क्या ये डिमन गोली की शक्ति का प्रभाव है? इस बीच लॉर्ड महल की ओर जाते हुए कर्जन खुशी से हंस रहा था। मेरे अच्छे दामाद, आज तुम्हारी वजह से मेरा सिर ऊंचा हो गया है। तुमने उस धामेश का चेहरा देखा? कर्जन ने ध्रुव को पूरे रास्ते पकड़ रखा था और एक बार भी उसे ढीला नहीं छोड़ा था, जैसे कि उसे डर था कि वो भाग जाएगा। ध्रुव ने रास्ते में रीना को देखा, जो पहले से ही अपना सिर नीचे करके चल रही थी। उससे ज्यादा भ्रमित कोई नहीं था और रास्ते में वो सोच रही थी, क्या मेरे पिताजी ने पहले ही उसके साथ मेरा विवाह तय कर दिया है? क्या मुझे मना कर देना चाहिए? आखिरकार वो मेरे दस्ते का एक सदस्य है और मैं दस्ते की लीडर हूँ। ये अच्छा नहीं है। उसके विचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब वो लोग लॉर्ड महल पहुंचे तो आखिरकार कर्जन ने ध्रुव का हाथ छोड़ दिया, लेकिन उसने तुरंत ही उस पर सवालों की बौछार कर दी। नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? क्या तुम्हारे माता पिता जीवित है? तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम्हारा कोई परिवार है? तुम्हारा गुरु कौन है? कर्जन एक बूढ़ी औरत की तरह बहुत बातें करता था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ध्रुव स्तब्ध था और उसने अपना मुंह खोला। दादाजी, मेरी पहले से ही एक पत्नी है। उसकी ये बात सुनकर रीना और कर्जन दोनों हैरान रह गए। रीना के चेहरे पर उदासी के भाव साफ साफ देखे जा सकते थे। उसका दिल अचानक खाली महसूस कर रहा था, जैसे कि कुछ गायब था। कर्जन आधे सेकंड के लिए चौंक गया और कहा, तो क्या हो गया? अगर तुम्हारी पहले से एक पत्नी है, वैसे भी आजकल किस आदमी की 3-4 पत्नियां नहीं होती हैं। सभी योद्धाओं के पास कई पत्नियां और रखेले होती हैं। इसमें गलत क्या है? आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ हमारे चैनल टू नास्ट्रा पर। कर्जन की बात सुनकर ध्रुव शब्दहीन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शहर का लॉर्ड इतने खुले विचारों वाला होगा कि वो अपनी इकलौती बेटी को उसकी रखेल बनाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। हालांकि रीना उदास होकर दूसरी दिशा में चली गई। रीना, तुम कहाँ जा रही हो? कर्जन जल्दबाजी में उसके पास गया और चिल्लाया। रीना अपने आप को काबू नहीं कर सकी। उसकी आंखों के कोने में आंसू आ गए और वो धीरे से रोते हुए बोली, पिताजी, उसने पहले ही कह दिया है कि उसकी एक पत्नी है। क्या आप उसका मतलब नहीं समझे? वो मुझे अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहता। उसे अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि वो यहाँ आने से पहले ही मानसिक रूप से तैयार थी, फिर भी वो इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ध्रुव तुरंत माहौल को भुलाने के लिए आगे बढ़ा और बोला, दस्ते की लीडर, हम दोपहर में एक मिशन पर जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? पलक झपकते ही विषय बदल गया। कर्जन भी एक पल के लिए चौंक गया, फिर तुरंत गंभीर हो गया और कहा, तुम दोनों को जाने की अनुमति नहीं है। ध्रुव और रीना ने एक ही समय में कहा, हम जाना चाहते हैं।
रीना ने ध्रुव की ओर देखा और तुरंत अपने आप को शांत कर लिया। ये उसका पहला मिशन था, उसे इसे पूरा करना था। ध्रुव के लिए जाना और भी ज्यादा जरूरी था। उसे इस मिशन को पूरा करना था और जादुई मूर्ति रिलिक्स को प्राप्त करना था। कर्जन ने उन्हें देखा और कहा, ये मिशन जितना तुम लोग सोच रहे हो उससे कहीं अधिक खतरनाक है और मुझे पहले ही खबर मिल चुकी है कि ब्लू टाइटन दस्ता भी इस मिशन के लिए जा रही है। तो रास्ते में धामेश तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। वो जरूर आज का बदला लेने की कोशिश करेगा। रीना हैरान रह गई। क्या उन्होंने ब्लू टाइटन दस्ते को भी इस मिशन के लिए बुलाया है? ध्रुव हैरान नहीं हुआ क्योंकि उसे पहले ही इस बारे में लुरकान ने बता दिया था। वो हल्के से मुस्कुराया और कहा, तो क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि मुझे धामेश का कोई डर है? रीना ने भी तुरंत दृढ़ता से कहा, यह सही है, हम किसी से डरते नहीं हैं। अगर उन्होंने हमसे पंगा लेने की कोशिश की तो हम उन्हें अपनी सबसे मजबूत फैंटम किंग दस्ते की असली ताकत दिखाएंगे। कर्जन को खांसी आ गई और उसने कहा, ब्लू टाइटन दस्ता तो बस एक छोटी सी परेशानी है। सफर के दौरान आने वाली परेशानियां उससे भी कई गुना बड़ी है। मैंने सुना है कि वो लोग कुछ महत्वपूर्ण ले जा रहे हैं। क्या तुम लोगों को पता है कि वो चीज क्या है? ध्रुव और रीना ने अपना सिर हिलाया। उन्हें वास्तव में कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ इतना जानते थे कि ये एक जादुई डिब्बा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अंदर क्या था। कर्जन ने अपनी आवाज कम की और कहा, ये डेविल गॉड ब्लड और 3 जादुई मूर्ति रिलिक्स है। साथ ही डेविल गॉड की वीणा और डेविल गॉड का ब्लेड है। ये चीजें डेविल्स का सर्वोच्च खजाना है। एक बार ध्यान से सोचो, कितने लोग इन चीजों को पाना चाहते होंगे और सफर के दौरान तुम्हें किन विरोधियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में सभी डेविल्स को पता है। रक्त दल, पर्वतीय दल, काला खूनी दल, खूनी समुद्री दल, डेविल्स के 8 महान दल इसमें शामिल है। केवल एक ब्लू टाइटन दस्ता उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। ये एक पूर्ण संयोग था कि उसे ये सब पता था। हालांकि अगर उसे अपनी बेटी को इस मिशन पर जाने से रोकना नहीं होता तो वो उन्हें कभी भी इस बारे में नहीं बताता। इसका अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिशन किसने लिया। इसका केवल एक ही परिणाम था और वो था मौत। ये एक ऐसा मिशन था जो सिर्फ मौत की ओर ले जाएगा। स्वर्गीय डीमन दल के पतन के साथ डेविल पूरे दक्षिणी गॉड मार्शल महाद्वीप पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अब डेविल गॉड का ब्लड प्रकट होने के साथ उनके लिए ये काम और भी आसान होगा। डेविल्स का जो भी दल उस डेविल गॉड ब्लड को हासिल करेगा वही गॉड मार्शल महाद्वीप पर सबसे सर्वोच्च होगा और वही सभी 8 डेविल दलों को आज्ञा देने में सक्षम होगा। अगर इसे कोई इंसानी दल हासिल कर लेता है तो उसके लिए भी ऐसा ही था। सतह पर सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। कर्जन शालीनता से हंसा, क्या अब तुम्हें समझ आया? बेहतर होगा कि तुम लोग इस मिशन को जल्दी से छोड़ दो। उसकी बात खत्म होने के साथ ही ध्रुव ने अपने दिल में सोचा, वाह, इतनी सारी अच्छी चीजें, वो सभी मेरी है। मैं जरूर इस मिशन को स्वीकार करूंगा। बस इसके बारे में सोचने भर से ही वो उत्साहित हो गया। उसके लिए ये लाखों बीस्ट को मारने से भी बेहतर था। इसके अलावा उस सर्वोच्च खजाने को प्राप्त करने के लिए 8 डेविल दल आ रहे थे। इसका मतलब था कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स की एक बड़ी लहर वास्तव में उसकी ओर आ रही थी। स्पिरिचुअल खजानों के साथ ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और सिस्टम पॉइंट्स की एक बड़ी लहर उसके पास आ रही थी। वो इसे कैसे छोड़ सकता था? अगर वो हार मान लेता तो उसे ध्रुव शौर्य कौन कहता? रीना का चेहरा भी सदमे से भर गया और उसने कहा, तो मेरा मिशन एक गुप्त मिशन है। ये कम से कम एक दोहरा यस लेवल का मिशन है। अगर मैं इसे पूरा करती हूँ तो मेरी फैंटम किंग दस्ता दुनिया भर में प्रसिद्ध होगी। मैं हार नहीं मान सकती। ध्रुव, मेरे पीछे आओ। हमें अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। मैं निश्चित रूप से इस मिशन को पूरा करूंगी। ध्रुव ने अपना सिर खुजलाया। अब हम किस चीज की तैयारी करने वाले हैं? कर्जन गुस्से से लगभग बेहोश होने वाला था। उसे लगा कि वो दोनों ये सुनकर बहुत डर जाएंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने उत्साहित होंगे। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, ध्रुव और रीना महल से बाहर निकल गए। महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर फटे कपड़ों में एक पतला आदमी बैठा था, जिसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ थी। जैसे ही उसने रीना को महल से बाहर निकलते देखा तो वो उठ खड़ा हुआ। क्या आप अभी भी अपने दस्ते में सदस्यों की भर्ती कर रही हैं? उसी समय ध्रुव के दिमाग में वॉरगॉड सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट ध्रुव, बधाई हो, तुम्हें एक मिशन मिला है। मिशन है अरहत को वश में करो। मिशन ए लेवल का है। समय है 1 महीना। पुरस्कार में 1 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 1000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स, 1000 सिस्टम पॉइंट्स। इसके अलावा मिशन को अच्छी तरह से पूरा करने पर एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। ध्रुव का दिल कांप उठा और उसने अपने मन में कहा, अरहत, ये नाम बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये मिशन वॉरगॉड सिस्टम ने क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लकड़ी की छड़ पकड़े पतला व्यक्ति 8 महान वॉरगॉड में से एक हो? उसने तुरंत रोशनी देव से पूछा, पूर्वज, क्या आपको कुछ महसूस हुआ है? पूर्वज रोशनी देव ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन उसके हाथ की छड़ बहुत खास है। उसमें बहुत मजबूत डेविल शक्ति है। ये एक वॉरगॉड हथियार होना चाहिए, जो कि एक विशेष लकड़ी से बना है और मैं गलत नहीं हो सकता। ये एक विशेष हथियार होना चाहिए। अच्छी चीजों के प्रति मेरा नजरिया निश्चित रूप से गलत नहीं होगा, भले ही उसमें किसी को कोई शक्ति महसूस ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो एक विशेष हथियार है। ध्रुव चुपके से हैरान रह गया। विशेष हथियार, ये वास्तव में क्या है? रीना ने जब उस व्यक्ति की बात सुनी जो उसके दस्ते में शामिल होना चाहता था, पहले तो वो खुश हो गई थी, लेकिन फिर उसने कुछ सोचा और कहा, अभी हमारे दस्ते में भर्ती होना बंद हो गया है। अगर तुम हमारे दस्ते में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें हमारे वापस आने का इंतजार करना होगा, फिर तुम हमारे दस्ते में शामिल हो सकते हो। यह मिशन बहुत खतरनाक था। दयालुता के कारण वो अरहत को शामिल नहीं करना चाहती थी और व्यर्थ में उसका जीवन खोना नहीं चाहती थी। अरहत थोड़ा चिंतित था और उसने कहा, मुझे शामिल कर लो,
मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, गाड़ी खींच सकता हूँ और बोरे ले जाना सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस मुझे अपने साथ ले लो। उसकी आंखों में एक प्रार्थना थी। कोई भी उसे लेने को तैयार नहीं था। वो पूरे 3 महीनों से मोलाट शहर में था और मूल रूप से पूरे 3 महीनों से भूखा था। कोई भी दस्ता उसे लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो कमजोर था। उसके कपड़ों की वजह से वो सड़क के किनारे एक भिखारी की तरह था। कोई भी उसे सीधे मुंह देखने को तैयार नहीं था। दस्ते में शामिल करने की बात तो छोड़ ही दो। रीना ने अजीब ढंग से कहा, मुझे वास्तव में खेद है, हम एक मिशन पर जा रहे हैं। ये मिशन बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमारे वापस आने का इंतजार करो। अरहत और भी चिंतित हो गया और कहा, बहन कृपया मुझे अपनी गिल्ड में ले लो, मैं किसी भी कठिनाई को सहन कर सकता हूँ। ठीक है। रीना के मना करने का इंतजार किए बिना ध्रुव ने अरहत के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी फैंटम किंग दस्ते का एक हिस्सा हो। अरहत का शरीर कांप रहा था। उसके हाथ वज्र पेस्टल को अपने फटे हुए कपड़ों में छिपाए हुए था। वो थोड़ा घबरा गया था, डर गया था कि ध्रुव कुछ खोज लेगा। वो आधा कदम पीछे हट गया और कृतज्ञता से झुकते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। रीना ने ध्रुव को खींचा और कहा, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मिशन कितना खतरनाक है? क्या तुम उसकी हालत नहीं देख रहे? तुम क्यों उस बेचारे को मौत के घाट उतारना चाहते हो? ध्रुव ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले जा रहा हूँ, उसी तरह मैं उसे भी साथ ले जा रहा हूँ। दरअसल अब उसे इस अरहत में बहुत दिलचस्पी थी। उसके मन में सिर्फ 8 वॉर गॉड के बारे में चल रहा था। अरहत दूसरा वॉर गॉड हो सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से वॉर गॉड हो, बस यही काफी है कि तुम उन 8 वॉर गॉड में से एक हो। मैं तुम्हें अपने वश में करके ही रहूंगा। हालांकि अरहत उससे सावधान था, लेकिन ध्रुव को कोई चिंता नहीं थी। जब तक कि ये उसका वॉर गॉड था, वो इसे संजोने के लिए तैयार था। रीना ने ध्रुव की ओर देखा और कहा, मैं दस्ते की लीडर हूँ। मैं तुम्हें बेतरतीब ढंग से लोगों को दस्ते में शामिल करने से मना करती हूँ। ध्रुव ने रीना को गंभीरता से देखा और कहा, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, भूल जाओ कि तुम मेरे साथ बाहर जा रही हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तुम फैसला ले सकते हो। रीना ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर अजीब तरह के भाव थे। ध्रुव ने अरहत की ओर देखा और कहा, आज से तुम फैंटम किंग दस्ते के एक सदस्य हो। जाओ और तैयारी करो, तुम हमारे साथ एक मिशन पर चल रहे हो। अरहत ने अपना सिर खींचा और कहा, तैयारी करने के लिए कुछ नहीं है, मैं अभी चल सकता हूँ। कि वो अकेला रहता था, जो सड़कों पर सोता था और लोगों द्वारा फेंके गए खाने से अपनी भूख मिटाता था। उसे नहीं पता था कि वो अब तक कैसे जीवित था और क्यों जीवित था। ध्रुव ने कहा, तो चलो चलते हैं। रीना ने बढ़त बना ली और अपने गिल्ड लीडर की ताकत का प्रदर्शन करते हुए सामने की ओर चली गई। उसे इस बात की भी चिंता थी कि उसके पिता उसे पकड़ लेंगे, इसलिए वो तुरंत वहां से निकलना चाहती थी। ध्रुव अरहत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता था। हालांकि अरहत अपना सिर नीचा रखते हुए पीछे की ओर चलता रहा, जैसे कि वो बहुत हीन महसूस कर रहा हो। जब वो एक बाजार से गुजर रहे थे तो पास ही की एक दुकान से आने वाली खाने की सुगंध अरहत की नाक में घुस गई। वो एक पल के लिए रुक गया और अपनी लार निकल ली। एक पल के लिए वो हिचकिचाया, फिर वो आगे बढ़ा और अपनी लार निकलने लगा। उसे पेट भरकर खाना खाए बहुत दिन हो चुके थे। आधे घंटे बाद वो तीनों सराय में पहुंचे। अचानक एक सेवक ने दौड़कर तुरंत ध्रुव की जांघ पकड़ ली और गिड़गिड़ाते हुए कहा, वीर योद्धा, मैं आपको आपके आत्मा पत्थर लौटा दूंगा। आप लोग अब जा सकते हो। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर हम इस तरह खाना परोसना जारी रखते हैं तो हमारी दुकान दिवालिया हो जाएगी। आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव, जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ हमारे चैनल टू नास्ट्रा पर। सराय के सेवक को इस तरह पैर पकड़ते देख ध्रुव हैरान था। सराय लोगों से खचाखच भरा हुआ था और वो सभी एक व्यक्ति को देख रहे थे। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बहादुर था। उसकी बगल में प्लेटों का एक ढेर लगा हुआ था और वो सभी खाली थी। उनमें से एक में भी खाना नहीं दिख रहा था। ये देखकर बहादुर जोर से चिल्लाया, अरे तुम लोग कहाँ हो? मुझे और खाना चाहिए, इतना काफी नहीं है। दुकानदार की आंखें एक मरे हुए सुअर की तरह सूजी हुई थीं। ये साफ था कि उसे पीटा गया था। वो जमीन पर घुटने टेककर विनती करने लगा, भाई क्या आप कोई राक्षस हो? हमारे पास वास्तव में हमारी दुकान में खाने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए कृपया दयालु रहे और कुछ समय के लिए आराम करे, अब और मत खाए। बहादुर ने नादानी से कहा, अगर कोई खाना नहीं है तो क्या कोई चावल है? अगर चावल है तो ठीक है, पहले एक बाल्टी भर के लाओ और फिर 10 बाल्टी एक साथ लाना। दुकानदार अवाक रह गया, यहाँ तक कि वो चावल भी बाल्टी में भर के मांग रहा था और वो भी 10 बाल्टी एक साथ। वो लगभग पागलपन की कगार पर था। जब से ध्रुव बाहर गया था, बहादुर उसी वक्त से खाना खा रहा था, यहाँ तक कि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका था। दुकान में जो कुछ भी खाया जा सकता था वो सब उसने अकेले खाया था। उसके द्वारा पूरी शराब भी पी ली गई थी। अब जो बचा था वो खाली चावल था। बहादुर ने उसकी ओर देखा और चिल्लाया, मेरे ध्रुव भाई ने मुझसे कहा है, अगर कोई ये कहने की हिम्मत करता है कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ तो मैं उसे मार सकता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूं? बहादुर की मारने वाली सुनकर दुकानदार का पूरा शरीर कांप उठा। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना बनाऊंगा। वो खड़ा हुआ और रसोई की ओर मुड़ गया। तभी उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी। वो तुरंत तेजी से दौड़ते हुए उसके पास गया और उसे 2 आत्मा पत्थर सौंप दिए। वीर योद्धा, कृपया मेरी जान बचाए।
बहादुर ने मुड़कर देखा कि ध्रुव दरवाजे पर खड़ा था। वो नादानी से मुस्कुराया और कहा, ध्रुव भाई आप वापस आ गए। ध्रुव पूरी तरह से स्तब्ध था, ये देखकर कि बहादुर का पेट थोड़ा भी बाहर नहीं निकला था। हालांकि उसके कुछ भी कहने का इंतजार किए बिना बहादुर अचानक उठ खड़ा हुआ कि आवाज से पूरा सराय कांप गया और उसके पैरों के नीचे का फर्श सीधे टूट गया। वो पहले तो ध्रुव के चारों ओर घूमा, फिर अरहत के बगल में चला गया। उसकी आंखें उत्साह से भर गईं और उसने पूछा, तुम कौन हो? अरहत को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसके शरीर में शक्ति की एक लहर भी थी जो कांप रही थी और उबल रही थी। बहादुर के लंबे और मजबूत शरीर को देखते हुए वो भी थोड़ा उत्साहित था और बोला, मैं हूं दानव विध्वंसक अरहत। बहुत ही प्यारा नाम है। ये स्वाभाविक रूप से ध्रुव के 8 वॉर गॉड में से एक था, तो दानव विध्वंसक सुनकर वो उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। उसका दिल तुरंत उत्साहित हो गया। उसने मन में ही कहा, बहादुर के पास पराक्रमी आत्मा गॉड ब्लड लाइन है और वो दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुआ है। अरहत के पास किस तरह की ब्लड लाइन और शक्ति होगी, मैं अब ये जानने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ध्रुव अपने दिल में उत्साहित था, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। बहादुर ने अरहत को देखा और नादानी से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा नाम है, मैं दिव्य योद्धा बहादुर हूँ। उन दोनों की उम्र में 5 से 6 साल का अंतर था। फिर भी बहादुर को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो परिचित हो, जैसे कि वो दोनों भाई हो। फिर बहादुर ने ध्रुव की ओर देखा और मूर्खता से पूछा, ध्रुव भाई क्या आप उसे भी अपने साथ ले सकते हैं? ध्रुव हंसा, फिक्र मत करो, वो भी अब से हमारे साथ रहेगा। रीना ने ध्रुव को देखा। वो हमेशा महसूस करती थी कि वो दूसरों से अलग है। इसके अलावा अरहत को दानव विध्वंसक कहते हुए सुनने के बाद और अब बहादुर को दिव्य शक्ति योद्धा कहते हुए सुनने के बाद वो उलझन में थी और स्थिति को समझ नहीं पाई। हालांकि वो इसके बारे में बहुत अधिक सोचने के लिए बहुत आलसी थी और कहा, आप लोग सामान समेट ले, मैं नियोक्ता को ढूंढने जा रही हूँ। ध्रुव ने कहा, ठीक है। तभी बहादुर ने 2 बड़े सफेद उबले हुए बंस निकाले और कहा, अरहत भाई तुम इन्हें खाओ, मास्टर हमारे लिए बहुत अच्छा है, जल्दी करो और इन्हें खाओ। उसी वक्त ध्रुव ने दुकानदार की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ और खाना और कुछ शराब के घड़े चाहिए। ये काम जितनी जल्दी होगा तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा, वरना तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जाओ अब काम पर लग जाओ। दुकानदार ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मैं अभी तैयार करता हूँ। 10 मिनट बाद एक मेज पर ध्रुव और बाकी सब बैठे थे। उनके सामने खाने की कई थाल रखी हुई थी, लेकिन उनके अंदर खाना बहुत तेजी से कम हो रहा था क्योंकि अरहत पागलों की तरह खा रहा था। बहादुर ने उसे देखा और मूर्खता से हंसते हुए कहा, आराम से खाओ, अगर ये भी कम पड़ता है तो हम और भी मंगा सकते हैं। यह सुनकर दुकानदार डर के मारे लगभग गिर पड़ा। अरहत का मुंह भरा हुआ था, उसकी आंखें गीली थीं और उसका दिल गड़बड़ में था। ध्रुव ने एक आत्मा पत्थर निकाला, उसे दुकानदार के हाथ में फेंक दिया और कहा, जाओ उसके लिए अच्छे कपड़े खरीद कर लाओ। दुकानदार ने आत्मा पत्थर लिए और तेजी से बाहर भाग गया। ठीक है, मैं बस अभी आया। चूंकि ध्रुव को यकीन था कि अरहत एक वॉर गॉड है, तो वो उसके लिए कंजूस नहीं बनना चाहता था। वो उन सभी के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करेगा। आधे घंटे के बाद दुकानदार कुछ साफ सुथरे और उम्दा किस्म के कपड़ों के साथ वापस लौट आया। ध्रुव ने उन्हें अरहत को देते हुए कहा, अब तुम हमारी फैंटम किंग दस्ते के एक सदस्य हो, तो तुम्हें कुछ साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अब जल्दी से इन्हें पहन लो, फिर हम मिशन के लिए जाएंगे। बहादुर ने ध्रुव के हाथों से कपड़े लिए और अरहत को पीछे की ओर खींच कर ले गया, क्योंकि वो कपड़े लेने में हिचकिचा रहा था। उनके जाने के बाद रीना और लुरकान साथ में सराय में आए। जब लुरकान ने ध्रुव को देखा तो वो मुस्कुराया और उसके पास आया। वीर योद्धा, मुझे आपको कुछ परेशानी देनी होगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब हम सी डिमन शहर पहुंचेंगे तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा। ध्रुव ने कहा, कोई बात नहीं। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो न केवल जादुई मूर्ति रिलिक्स को लेना चाहता था, बल्कि वो उनमें से हर एक चीज डेविल गॉड ब्लड, डेविल गॉड की वीणा, डेविल गॉड ब्लेड को भी लेना चाहता था। वो अपने दिल में अजीब तरह से हंसा। 10 मिनट बाद बहादुर और अरहत वापस आ गए। अरहत के चेहरे पर जो पहले गंदगी थी वो एकदम साफ थी। उसके बाल एक चोटी में बंधे हुए थे। उसकी विशेषताएं नाजुक और सुंदर थी और उसकी भौहों के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान था। ये एक बहुत ही खास एहसास था। उसकी पीठ पर एक लंबे वस्त्र में कुछ लिपटा हुआ था जो एक छड़ी जितना लंबा था। ध्रुव ने बूढ़े आदमी से कहा, वो हमारी गिल्ड का नया सदस्य है और इस मिशन में वो भी हमारे साथ चल रहा है। बूढ़े आदमी ने अरहत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छी बात है, वैसे भी हमारे पास लोगों की कमी है। एक और इंसान मतलब एक और ताकत। तो चलो अब चलते हैं। बहादुर तुरंत भागते हुए सराय के पीछे गया और अपनी पीठ पर एक विशाल ताबूत को लाद कर लाया। चलो अरहत भाई चलते हैं, उसने अरहत से कहा। वो पहले ही अरहत को अपना भाई मान चुका था। अरहत ने जब बहादुर की पीठ पर विशालकाय ताबूत को देखा तो एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा। फिर बहादुर के सरल और ईमानदार रूप को देखकर वो हल्के से मुस्कुराया। ये पहली बार था जब वो किसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। ध्रुव और बहादुर दोनों ने उसे अपनापन महसूस कराया था। चलो चलते हैं, लुरकान ने आदेश दिया और कहा, उत्तर द्वार की ओर चलो। उत्तर द्वार। रीना की भौहें तुरंत कसने लगी। ध्रुव ने उसे देखा और पूछा, क्या बात है, क्या कोई दिक्कत है? रीना ने अपना सिर हिलाया और कहा, सी डिमन शहर जाने के लिए सबसे अच्छी जगह पश्चिम द्वार से है, पर हम उत्तर द्वार से जा रहे हैं।
इसके अलावा, ये बोलते हुए रीना ने अपनी आवाज धीमी कर ली, उत्तरी द्वार डार्क फॉरेस्ट की ओर जाता है। लुरकान ने समझाया, डार्क फॉरेस्ट जाना अंतिम समय का निर्णय है। रास्ते में बहुत सारे खतरे होंगे, इसलिए हमें हर समय सतर्क रहना होगा। किसी को नहीं पता था कि वो कौन सा रास्ता चुनेंगे। उसका मानना था कि पश्चिमी द्वार से सी डिमन शहर का रास्ता निश्चित रूप से खतरों से भरा होगा, क्योंकि उसे शक था कि डेविल गॉड के खजानों के बारे में पहले ही खबर फैल चुकी थी। इसलिए 8 डेविल दल के लोग उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। केवल वही नहीं, इंसानी दलों के लोग भी हो सकते हैं। उन्होंने मोलाट शहर में कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एक अच्छे मौके की तलाश में थे और शिकार करने के लिए सबसे अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे। वो उन सभी से बचने के लिए केवल इतना कर सकते थे कि लगातार अपना रास्ता बदलते रहे, ताकि कोई भी उन पार घात लगाकर हमला ना कर सके। ध्रुव ने सोचा, डार्क फॉरेस्ट। तुरंत उसे मिशन हॉल द्वारा जारी किए गए डार्क फॉरेस्ट के मिशनों का ख्याल आया और उसने तुरंत रीना से कहा, तुम लोग पहले जाओ, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। उसे वास्तव में अभी मिशन हॉल के अंकों की जरूरत थी। वो 1000 साल पुरानी दिव्य लकड़ी के दिल के लिए एक खोज जारी करना चाहता था। चूंकि अब वो डार्क फॉरेस्ट से गुजरने वाला था, तो स्वाभाविक रूप से वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। रीना उसे रोकना चाहती थी, लेकिन ध्रुव पहले ही वहां से जा चुका था। उसने एक पल के लिए उस ओर देखा जहां से वो गायब हुआ था। उसने गुस्से में अपना पैर पटका, फिर वो बहादुर और अरहत की ओर पलटी और कहा, तुम दोनों को उसके जैसा बनने की अनुमति नहीं है। तुम्हें दस्ते की लीडर की बात सुननी होगी। केवल दस्ते की लीडर ही सब कुछ तय कर सकती है। बहादुर और अरहत ने रीना की ओर देखा और साथ ही उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इससे रीना को इतना गुस्सा आया कि वो लगभग बौखला गई। उसके बाद वो चारों मोलाट शहर के उत्तरी द्वार की ओर निकल पड़े। शहर के द्वार पर ब्लू टाइटन दस्ते के 100 से अधिक एलिट योद्धा उनका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। धामेश भी एक उग्र दिखने वाले बाघ पर बैठा था। पूरे मोलाट शहर में एकमात्र वो ही था जो एक बीस्ट की सवारी करता था। जहां तक उसके बीस्ट की बात है, वो एक लेवल 3 का ज्वाला बाघ था। धामेश के बगल में एक काला वस्त्र और एक लबादा पहने एक आदमी था, जिसका शरीर राक्षसी आभा से भरा हुआ था। लुरकान के समूह को आते हुए देखकर धामेश अपने बाघ से नहीं उतरा और कहा, अब तुम आ गए हो तो चलो चलते हैं। रीना ने धामेश की ओर देखा, फिर उसकी नजरें काले कपड़ों में आदमी पर पड़ी और उसका दिल कांप उठा। उसी समय लबादा पहने आदमी ने अपना लबादा उतार दिया और एक बेहद भयावह हंसी का इजहार करते हुए कहा, रीना, हम फिर से मिल गए हैं। वो कोई और नहीं बल्कि जैशन था, जो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन चुका था। उसके शरीर से निकल रही आभा उसके पिता धामेश की आभा से भी अधिक मोटी और मजबूत थी। विशेष रूप से उसकी बुरी लाल आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थीं। क्या जैशन अब ध्रुव पर हमला करने वाला है? और क्या ध्रुव जैशन को हरा पाएगा? क्या जैशन ध्रुव से ज्यादा ताकतवर हो गया है? आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ हमारे चैनल टूनास्ट्रा पर। जैशन को देखकर रीना की आंखें भयावह हो गईं। वो थोड़ा हैरान थी और कहा, जैशन, तुम्हारा पैर। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि आज सुबह ध्रुव ने उसके घुटने को तोड़ दिया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक था। ऐसा होना असंभव था। जैशन हंसते हुए बोला, अरे ये क्या है? क्या तुम निराश हो कि मेरा पैर ठीक हो गया है? रीना ने कहा, तुम्हारा पैर ठीक है या नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जैशन ने एक ठंडी सांस छोड़ी और उससे कहा, चलो कोई ना, रास्ता लंबा है, हमारे पास अपने रिश्ते को करीब लाने के लिए बहुत समय है। ये बोलते हुए उसने रीना के चारों ओर देखा, लेकिन उसे ध्रुव कहीं नजर नहीं आया। अरे तुम्हारा वो प्रेमी कहाँ है? ओह, तो पोता अपने दादा को ढूंढ रहा है, ध्रुव की आवाज सुनाई दी। हालांकि जब वो सामने आया और जैशन को सही सलामत देखा, तो वो गुप्त रूप से हैरान रह गया। उसे याद था कि सुबह उसने उसके घुटने को तोड़ दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएगा। इसके अलावा उसके शरीर से निकल रही आभा बेहद घनी थी। ओह, तो ये डेविल आभा है, उसने अपने मन में सोचा। जैशन ने अपनी भौहें उठाई और बुरी तरह से कहा, ये अच्छा है कि तुम यहाँ हो, मुझे वास्तव में डर था कि तुम नहीं आओगे। लुरकान हल्के से खांसा और आगे बढ़ते हुए कहा, चूंकि हर कोई एक दूसरे को जानता है, तो मुझे आप लोगों का परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मिशन के बारे में जानते ही होंगे। आपको मुझे सुरक्षित रूप से सी डेविल सम्राट के पास ले जाना है। अगर ऐसा हुआ तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि पुरस्कार निश्चित रूप से आपको संतुष्ट कर। लुरकान की बात सुनकर धामेश की आंखों में एक हत्या की रोशनी चमक उठी। हम सिर्फ आपकी और आपके सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकते हैं, बाकी हमें कुत्ते बिल्लियों के मर जाने से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम निश्चित रूप से उन पर ध्यान नहीं देंगे। रीना को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, कुत्ता बिल्ली कौन है? फिर उसने कुछ सोचा और आगे कहा, हमारी सबसे मजबूत फैंटम किंग दस्ता भी किसी सुअर के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। हम निश्चित रूप से उनकी रक्षा नहीं करेंगे। सबसे मजबूत दस्ता? ब्लू टाइटन दस्ते के सैकड़ों लोग जोर से हंसे। ध्रुव ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर की ओर उठाईं और भीड़ पर अपनी नजरें डालते हुए कहा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? बहादुर एक कदम आगे बढ़ा और अपने पैर के डंडे के साथ उसने हंस रहे लोगों की ओर इशारा किया। आप में से कौन फिर से हंसेगा? एक अतुलनीय रूप से अभिभूत करने वाली आभा तुरंत चारों ओर फैल गई। सभी के चेहरे ठंडे हो गए
और वो हंसते रहने की हिम्मत नहीं कर सके। धामेश ने अपने गुस्से को दबा दिया। वो यहाँ एक उद्देश्य के साथ आया था, इसलिए वो ध्रुव के कारण इसमें देरी नहीं करना चाहता था। देर हो रही है, चलो जल्दी करते हैं, उसने तेज आवाज में कहा। लुरकान ने भी तुरंत कहा, बेशक, चलो जल्दी करते हैं। धामेश ने पूछा, हम कौन से रास्ते से जा रहे हैं? लुरकान ने कहा, डार्क फॉरेस्ट। ये सुनकर धामेश के भाव बदल गए और एक सेकंड के लिए रुकने के बाद उसने कहा, ब्लू टाइटन दस्ते के सभी योद्धा सुनो, हम डार्क फॉरेस्ट की ओर से रवाना होंगे, तो चलो चलते हैं। रीना भी जोर से चिल्लाई, फैंटम किंग दस्ते के योद्धा सुनो, हमारा लक्ष्य डार्क फॉरेस्ट है, चलो चलते हैं। बहादुर ने अपने कान में उंगली डाली और कहा, लीडर, आपने मेरे कान लगभग फोड़ दिए हैं, आप इतनी जोर से क्यों बोल रही हैं? हम बहरे नहीं हैं। फिर वो उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गया। उसके बाद बाकी लोग भी उसे नजरअंदाज करते हुए एक एक करके आगे बढ़ गए। इससे रीना को गुस्सा आ गया। उनमें से कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था। मोलार्ड शहर के लॉर्ड मेंशन में लॉर्ड कर्जन, मिस और अन्य लोग रवाना हो गए हैं। वो उत्तरी द्वार से जा रहे हैं। शायद उन लोगों ने डार्क फॉरेस्ट का रास्ता चुना है। कर्जन ने थोड़ी भौहें उठाकर कहा, डार्क फॉरेस्ट, ये नाम तो। इस बारे में याद आते ही उसकी भौहें कस गई और गंभीरता से कहा, डार्क फॉरेस्ट खूनी समुद्री दल के करीब है। वो लोग इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। जाओ और जेफिर दल को सूचित करो कि वो उत्तरी द्वार से जा रहे हैं। कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। कर्जन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसके सामने खड़े सैनिक ने तुरंत कहा, ठीक है। फिर वो तेजी से वहां से निकल गया। कर्जन ने अपने मन सोचा, डार्क फॉरेस्ट, ये छिपकर जाने के लिए एक अच्छा रास्ता है। वास्तव में लुरकान ने एक अच्छी योजना बनाई है, लेकिन डार्क फॉरेस्ट घात लगाकर हमला करने के लिए भी एक अच्छी जगह है। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि कर्जन पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल गया है। मोलार्ड शहर के लॉर्ड के अलावा उसकी एक और पहचान थी, जेफिर दल का एक बुजुर्ग। वो व्यक्ति था जिसे जेफिर दल ने डेविल्स की हर हरकत की निगरानी पर नजर रखने के लिए रखा था। वो हमेशा छिपा रहता था। फिर कर्जन ने आकाश की ओर देखा और अपने मन में सोचा, अब मुझे भी चलना चाहिए। लगभग एक ही समय में डेविल्स के 8 दलों को ये खबर मिली थी और वो बहुत पहले ही डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश कर चुके थे। डार्क फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, वो कहाँ से गुजरने वाले हैं? कुछ 100 लोगों के बारे में भूल जाओ। भले ही हजारों लोग डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश करें, उन्हें ढूंढना अभी भी घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। वो बूढ़ी लोमड़ी वास्तव में योजना बनाना जानता है। भले ही वो कहीं से भी गुजरे, वो हमसे बचकर नहीं जा सकते। 8 डेविल्स दल के लोग अपने दिलों में स्पष्ट थे, इसलिए वो जल्दबाजी में नहीं थे। मोलार्ड शहर के उस सराय में जहां ध्रुव और उसके साथी रुके थे, दुकानदार और सेवक जमीन पर घुटने टेक कर बैठे थे और उनके शरीर बुरी तरह कांप रहे थे। दुकानदार ने कहा, वो लोग यहाँ से पहले ही जा चुके हैं। मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। कृपया हमारी जान बख्श दे। उनके सामने काले कपड़ों में 2 बूढ़े लोग खड़े थे, जिनमें से एक ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके शरीर की आभा सराय में चारों ओर फैल रही थी। लगभग आधे मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली और सिर हिलाते हुए दूसरे बूढ़े से कहा, वो लोग कुछ समय पहले यहाँ थे, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। वो दोनों स्वर्गीय डिमन दल के एल्डर्स थे। उनके ग्रैंड एल्डर के मरने के साथ ही उनका पूरा दल नष्ट हो गया था। उन दोनों के अलावा कोई नहीं बचा था। वो स्वर्गीय डिमन दल के संरक्षक थे। एक का नाम वाइल्ड घोस्ट था और दूसरे का नाम ब्लड घोस्ट था। मोलार्ड शहर बहुत बड़ा था और वो सिर्फ 2 लोग थे, तो भले ही वो लोग डिमन दल के एल्डर हो, उनके लिए उन लोगों के सटीक स्थान का पता लगाना बहुत अधिक मुश्किल था। ब्लड घोस्ट, ऐसा लगता है कि हम सही जगह पर आए हैं, वाइल्ड घोस्ट ने नीची और गहरी आवाज में कहा। हमारे डेविल गॉड ने फिर से पुनर्जन्म लिया है। अब हम फिर से अपने स्वर्गीय डिमन दल को स्थापित कर सकते हैं, ब्लड घोस्ट ने उत्साह से कहा। मुझे उनकी आभा बहुत कमजोर महसूस हुई है। शायद वो पहले की तरह शक्तिशाली नहीं है, इसलिए हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा और उनकी रक्षा करनी होगी, वाइल्ड घोस्ट ने कहा। अगर कोई हमारे डेविल गॉड को छूने की हिम्मत करेगा तो मैं निश्चित रूप से उसके पूर्वजों की सारी पीढ़ियों को नष्ट कर दूंगा, ब्लड घोस्ट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। फिर वो दोनों रोशनी के गोलों में बदल गए और उत्तरी दिशा के आसमान में कहीं गायब हो गए। दुकानदार जमीन से रेंगते हुए कांपती हुई आवाज में बोला, स्वर्गीय डिमन दल मानव जगत में फिर से प्रकट होने वाला है। तभी उसके दिमाग में ध्रुव का चेहरा आ गया। कहीं वो तो डेविल गॉड नहीं? ये ख्याल आते ही उसका मन कांप उठा और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत सख्ती से अपने सेवकों से कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पूछता है। तुम लोगों को उनके सराय में आने के मामले के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है, वरना भले ही तुम्हारे और मेरे पास 10 जीवन हो, वो भी हमें मरने से नहीं बचा सकते। समझ गए? सेवकों ने तुरंत एक मुर्गे की तरह अपना सिर हिलाया। डार्क फॉरेस्ट की ओर जाने वाले आसमान में उड़ते हुए ब्लड घोस्ट मुस्कुराया। तुम काफी चतुर हो, चलो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना। दुकानदार ने अभी जो कुछ अपने सेवकों से कहा, उसने वो सब कुछ सुना था। उसने आने से पहले सराय में कुछ आत्मा पत्थरों को रखा था, जिनके माध्यम से वो उनकी आवाज सुन सकता था। अगर दुकानदार और सेवकों ने उनसे कोई बात छुपाई हुई होती तो वो उनको तुरंत मार देता। 3 दिन बाद डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश करने से पहले ही
धामेश ने अपना हाथ हिलाकर सभी को रोक दिया और आराम करने का आदेश दिया। वो डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश करने ही वाले थे, इसलिए उनके लिए पहले ही आराम करना बेहतर था। धामेश उग्रज्वाला बाग से नीचे कूद गया और लुरकान के पास चला गया और कहा, डार्क फॉरेस्ट बाकी जंगलों से अलग है। ये क्रूर काले जीवों से भरा हुआ है। मुझे पूर्ण आदेश की जरूरत है। वास्तव में डार्क फॉरेस्ट बेहद खतरनाक था। यहाँ के हर एक बीस्ट के शरीर में डार्क एनर्जी थी। लुरकान ने ध्रुव को देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया, जो बहुत दूर नहीं था। धामेश के शब्दों को सुनकर ध्रुव ने कहा, कोई बात नहीं, हम तैनाती का पालन कर सकते हैं, लेकिन हमें चारा बिल्कुल भी मत समझना। उसे भी पता था कि उन सभी को एकजुट रहना पड़ेगा और कमान संभालनी होगी, वरना डेविल्स के बारे में भूल जाओ। यहाँ तक कि डार्क फॉरेस्ट के जंगली बीस्ट भी उन्हें खत्म करने के लिए काफी थे। लुरकान का दिल शांत हो गया और उसने कहा, फिर सब कुछ दस्ते के लीडर धामेश के आदेश के तहत होगा। ध्रुव की ओर देखते हुए धामेश के मुंह पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि का एक संकेत था। फिर उसने कहा, मैं चलकर आगे का रास्ता देखता हूँ, ताकि आने वाले खतरों से हम पहले ही सतर्क रह सके, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपना ख्याल रखना होगा। आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ हमारे चैनल टू नास्ट्रा पर। धामेश ने ध्रुव की ओर देखा और हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगा था कि मैं ये सब कहूंगा? अगर हमें आगे आने वाले खतरों से बचना है तो पहले हमें अपने कुछ लोगों को आगे भेजना होगा। अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम किसे भेजोगे। मेरी तरफ से मेरे 5 योद्धा जाएंगे। ध्रुव को पता था कि धामेश कुछ न कुछ चाल तो जरूर चलेगा। हालांकि आगे का रास्ता साफ करने के लिए उसे किसी को तो भेजना ही होगा। उसने बहादुर की ओर देखा, लेकिन तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। भले ही उसके पास ताकत हो, पर उसके पास दिमाग की कमी थी। वो ये जानता था कि ब्लू टाइटन दस्ते की ओर से जाने वाले 5 शिष्य उन्हें धोखा देंगे और कोई चाल चलकर हमला करने की कोशिश करेंगे। रीना को भी भेजना बेकार था। वो सिर्फ बातूनी शक्ति थी, वो अधिक शक्तिशाली नहीं थी। ध्रुव के निर्णय का इंतजार किए बिना अरहत ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, मैं जाऊंगा। ध्रुव ने गंभीरता से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अरहत ने डार्क फॉरेस्ट की ओर देखा और कहा, हाँ मैं कर सकता हूँ। ब्लू टाइटन दस्ते के 5 योद्धा आगे आ चुके थे और कहा, अब जल्दी करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। पता नहीं इन लोगों ने अपना दस्ता कैसे बना लिया। योद्धाओं के नाम पर इनके पास केवल कुछ कचरे के टुकड़े हैं। ध्रुव ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अरहत के पास गया। उसने कुछ उच्च श्रेणी की हील पिल्स निकाली और उन्हें अरहत को देते हुए कहा, इन्हें रखो, ये तुम्हारे काम आएंगी। याद रखना, अगर तुम्हें लगे कि अंदर खतरा अधिक है तो लड़ने की कोशिश मत करना और सीधे भागते हुए हमारे पास आ जाना। खासकर ब्लू टाइटन दस्ते के इन 5 लोगों से सावधान रहना। अरहत ने पिल्स नहीं ली, हालांकि वो अपने सच्चे दिल से इसके लिए ध्रुव का आभारी था। उसने कहा, मुझे पिल्स की जरूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ। ध्रुव ने फिर भी उसके हाथों में पिल्स को थमाते हुए कहा, अगर मैंने कहा कि इन्हें रखो तो मतलब रखो, तुम्हें बकवास बातें करने की जरूरत नहीं है। अरहत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। उसने अपने दिल में ध्रुव का विरोध नहीं किया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि ध्रुव उसके दिल में आ गया था। दूसरे शब्दों में कहे तो उसने अभी तक अरहत को वश में करने का मिशन पूरा नहीं किया था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी जल्दबाजी में नहीं था। फिर ब्लू टाइटन दस्ते के 5 योद्धा और ध्रुव की फैंटम किंग दस्ते से अरहत डार्क फॉरेस्ट के अंदर चले गए। उनके जाने के बाद धामेश जोर से चिल्लाया, सब तैयारी कर लो, हम 10 मिनट बाद अंदर प्रवेश करेंगे। ध्रुव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि कुछ बुरा नहीं होगा। बहादुर ने मूर्खता से हंसते हुए कहा, ध्रुव भाई, आप फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। ध्रुव ने उसकी ओर देखा। वो अभी तक इस बात को नहीं समझा था कि पहली नजर में ही बहादुर का रवैया अरहत के लिए इतना दोस्ताना कैसे हो गया था, और पूछा, तुम्हें कैसे पता? बहादुर ने ध्रुव से धीमी आवाज में कहा, ध्रुव भाई, अरहत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ध्रुव हैरान रह गया। उसने बहादुर की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा और अपने दिल में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे की शक्तियों को देख सकते हैं? लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि पूर्वज रोशनी देव भी उसकी शक्तियों को नहीं देख पाए थे। फिर वो कैसे ऐसा कर सकता था? 10 मिनट बाद धामेश अपने उग्र ज्वाला बाग पर चढ़ते हुए चिल्लाया, चलो चलते हैं। उसके बाद सभी ने डार्क फॉरेस्ट में प्रवेश किया। रास्ते में ब्लू टाइटन दस्ते के योद्धाओं ने कई निशान छोड़े थे, तो वो उन्हीं की मदद से आगे बढ़ रहे थे। उनका सामना किसी भी बीस्ट से नहीं हुआ। ये केवल डार्क फॉरेस्ट का बाहरी इलाका था, इसलिए किसी बीस्ट का ना होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो जितनी गहराई में जाते जा रहे थे, उनके लिए पैदल चलना उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ की आभा अन्य पर्वत श्रृंखलाओं की आभा से भी अलग थी। अंधेरे की घनी आभा मृत्यु, नरक, उदासी और शैतान की आभा की तरह थी। लगभग 2 घंटे चलने के बाद एक लेवल 1 के बीस्ट की लाश दिखाई दी। इसे कुछ समय पहले ही मारा गया था। शायद इसे उन 6 लोगों द्वारा मार दिया गया होगा जिन्होंने रास्ता खोला था। धामेश ने सभी को याद दिलाते हुए कहा, सभी लोग ध्यान से कदम आगे बढ़ाना और हर समय सतर्क रहना। अब हम डार्क बीस्ट्स के इलाके में प्रवेश कर चुके हैं, जो कभी भी अकेले या फिर झुंड में हम पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने अनुभव किया
और जल्दी ही महसूस किया कि यहाँ की आभा जंगल के बाहर की आभा से अलग है। ध्रुव ने नीची आवाज में कहा, बहादुर, तुम्हें दस्ते के लीडर और नियोक्ता लुरकान की रक्षा करनी होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम पर हमला करने की कोशिश करता है। बीस्ट सहित ब्लू टाइटन दस्ते से भी अगर कोई हो तो तुम उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर सकते हो। बहादुर ने जोर से सिर हिलाया। जंगल घना और घना होता गया और दृष्टि की रेखा गहरी और गहरी होती गई। ये मूल रूप से रात के समान था और हर कोई आगे बढ़ने के लिए अपनी शक्तियों और दृष्टि पर निर्भर था। अचानक उन्होंने आगे गहराई से पंछियों को उड़ते हुए देखा, जिन्हें देखते ही ध्रुव के चेहरे के भाव बदल गए। लगता है कि अरहत के साथ कुछ हुआ है। ये ख्याल आते ही ध्रुव तुरंत आगे की ओर दौड़ पड़ा। उसी पल धामेश की आंखें छोटी हो गईं और उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें आगे जाने की अनुमति नहीं है। ध्रुव ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। धामेश के मुंह का कोना पीछे हट गया। उसने उसे नहीं रोका और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर तू अभी वहां पहुंचता भी है तो भी इसका कुछ फायदा नहीं होगा। तेरा वो साथी पहले ही मारा जा चुका होगा और साथ में तू भी मारा जाएगा। अपनी मौत के करीब जल्दी जाओ। तूने मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश की तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? तुम्हें खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। धामेश ने उससे पूरी तरह से निपटने के लिए पहले ही एक योजना बना ली थी और उस योजना को अंजाम देने के लिए डार्क फॉरेस्ट एक अच्छी जगह थी। हालांकि कुछ गहराई में जाने के बाद ध्रुव अपनी जगह पर जम गया। उसके सामने कुछ दूरी पर एक पतला दुबला लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ जैसा कुछ था। हालांकि लकड़ी की छड़ के दोनों छोर पर 2 तेज धार ब्लेड थी। जहां तक लड़के की बात है, उसके शरीर से निकलने वाली आभा सामान्य योद्धा से बहुत ज्यादा अलग थी। वो बिल्कुल शुद्ध आभा थी, जैसे कि वो बुराई के लिए अंत बनकर आई हो। हालांकि मुख्य बात ये नहीं थी। दरअसल ध्रुव ने एक पल पहले देखा था कि लड़के के चारों ओर 10-15 काले बीस्ट थे, जो उसके केवल एक ही वार से जमीन पर ढेर हो गए। यहाँ तक कि उनमें लेवल 5 के बीस्ट भी थे। वास्तव में उसकी शक्ति बहुत भयानक थी। ब्लू टाइटन दस्ते के 5 योद्धा ये देखकर घबरा गए और जमीन पर लकवाग्रस्त हालत में गिर पड़े। जब उन्होंने देखा कि अरहत अब उनकी ओर बढ़ रहा है तो वो पीछे हटने लगे और रोते गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमारे पास मत आना, हमें मत मारो। हालांकि अरहत की आंखों में कोई हत्या का इरादा नहीं था, मगर उसके शरीर और हाथों में लकड़ी का जो 2 मुंही ब्लेड जैसा हथियार था, उनसे खतरनाक शक्तियां निकल रही थीं। यही कारण था कि ब्लू टाइटन दस्ते के 5 योद्धा इतना डर गए थे। अचानक अरहत की नजर दूर खड़े ध्रुव पर पड़ी। उसने तुरंत अपने हथियार को अपने कपड़ों में छिपा लिया। तुरंत उसके शरीर से निकल रही खतरनाक शक्ति गायब हो गई और वो वापस पहले की तरह कमजोर दिखने लगा। उसके हाव भाव में घबराहट पैदा हो गई थी। अभी वो जो व्यक्ति था और थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति था, उन दोनों में आकाश और धरती जितना फर्क था। दोनों एकदम विपरीत थे। ध्रुव भी ये देखकर अपनी जगह पर स्तब्ध खड़ा था। एक पल बाद होश में आने के बाद उसने पूर्वज रोशनी देव से पूछा, पूर्वज, क्या आपने कुछ महसूस किया? पूर्वज रोशनी देव ने एक पल के लिए कुछ सोचा और गंभीरता से कहा, हमने पहले जो कुछ भी सोचा था वो सब गलत है। उसके हाथ में जो हथियार है वो जीवन ब्लेड है और उसके शरीर से निकलने वाली शुद्ध शक्ति सत्य की शक्ति है। लेकिन ये सारी शक्ति उस जीवन ब्लेड से निकल रही है। उसकी खुद की शक्ति कमजोर है, जिस वजह से वो उसे काबू नहीं कर पा रहा है। लड़के, ध्यान रखना कि तुम जब भी उसके सामने आओ तो अपने डेविल रूप में मत आना, वरना तुम उसे कभी अपने वश में नहीं कर पाओगे। अगर वो अपने शरीर की उस सत्य शक्ति को काबू कर सका तो ये वास्तव में दिलचस्प होगा। सत्य की शक्ति। ध्रुव का दिल कांप उठा और उसने अपने मन में सोचा, सत्य की शक्ति, अगर ये शक्ति मेरे साथ होगी तो ये मेरे लिए एक और अतिरिक्त हाथ लगने जैसा होगा। बहादुर को लगाकर वास्तव में मेरे दोनों वॉरगॉड की शक्ति बहुत भयानक है। मैं अब उसे जल्द से जल्द अपने वश में करना चाहता हूँ। स्वर्ग दल का पार्थ बहुत अधिक शक्तिशाली था। अगर वो उसे कुचलना चाहता था तो उसे स्वर्ग दल से भी साथ में निपटना होगा। अभी उसके शौर्य दल और स्वर्ग दल में जमीन और आसमान जितना अंतर था। अगर वो उनसे निपटना चाहता था तो वो सिर्फ अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसे और भी अतिरिक्त शक्ति की जरूरत थी। उसके 8 वॉरगॉड, उनमें से 8 पिलर होंगे जो उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। वास्तव में ध्रुव उस पल के बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वो दृश्य कितना अद्भुत होगा। ध्रुव को एकटक खुद को देखते हुए देखकर अरहत थोड़ा शर्मिंदा हो गया। तभी पीछे से रीना की चिल्लाहट सुनाई दी। ध्रुव होश में आ गया। ब्लू टाइटन दस्ते के 5 योद्धा अभी भी जमीन पर पड़े थे और डर से कांप रहे थे। वो अपनी बुद्धि तक डर गए थे। जैसे ही धामेश वहां पहुंचा, उसने तुरंत चिल्लाते हुए उनसे पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, 5 एक साथ बोले। फिर वो जल्दी से रेंगते हुए खड़े हो गए और जंगल की गहराई की ओर भाग गए, जैसे कि वो पागल हो गए हों। वो पूरी तरह से पागल हो गए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धामेश ने उन्हें रोकने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन सब बेकार था। तभी वहां एक चिल्लाहट गूंज उठी। उनमें से एक योद्धा को एक डार्क बीस्ट ने मार दिया था और उसके सिर को खा गया था। धामेश की आंखें गुस्से से भर गईं और वो अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और अरहत के सामने दिखाई दिया। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली जिसने अरहत को पीछे की ओर उड़ा दिया। अरहत उड़ते हुए कुछ मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरा। धामेश एक और कदम आगे बढ़े और उससे गंभीरता से पूछा, बोलो अभी क्या हुआ? बहादुर को भी तुरंत गुस्सा आ गया और चिल्लाया, तुम बूढ़ी लोमड़ी, तुम्हारी मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार दूंगा।
क्या बहादुर धामेश को खत्म कर देगा? क्या ध्रुव ब्लू टाइटन दस्ते का नामो निशान मिटा देगा? अगर ऐसा हुआ तो लुरकान के मिशन का क्या होगा? आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ हमारे चैनल टूनास्ट्रा पर। अरहत ने ध्रुव की ओर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। ध्रुव ने बहादुर को पकड़ लिया और गहरी आवाज में कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हें किस बात का डर है? ये बोलने के साथ ही उसका शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और अरहत के पास दिखाई दिया। उसने उसे जमीन से ऊपर उठाने में मदद की और बिना पीछे पलटे ही धामेश से कहा, क्या हुआ? क्या तूने देखा नहीं कि तेरे आदमी पागल हो गए हैं? शायद वो डार्क बीस्ट से डर गए हैं। क्या यही ब्लू टाइटन दस्ते के एलिट योद्धा है? क्या यही मोलाड शहर का नंबर 1 दस्ता है? ये सिर्फ एक कचरा है। जो लोग कुछ डार्क बीस्ट से इतना डर जाए कि लगभग पूरी तरह से पागल हो जाए, वास्तव में बेकार है। ध्रुव तिरस्कार से हंसा। धामेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसकी आंखें काली हो गईं। उसने ध्रुव की ओर देखा और कहा, लड़के, अगर तुम में हिम्मत है तो फिर से कहो। ध्रुव ने धामेश की आंखों को देखा और अपने दिल में ठंडक महसूस की, क्योंकि वो अपनी आंखों से महसूस कर सकता था कि धामेश की युद्ध सम्राट की शक्तियां लगभग फूटने वाली थी। हालांकि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव थोड़ा भी नहीं डरा था, बल्कि उसने चिल्लाते हुए कहा, तो क्या होगा अगर मैंने फिर से कहा? तुम चाहो तो मैं इसे 10 बार और कह सकता हूँ। धामेश, अगर तुम मेरे लोगों को फिर से छूने की हिम्मत करोगे तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, बल्कि मार डालूंगा। इसी के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। वो वास्तव में धामेश से नहीं डरता था। उसी समय अरहत के कपड़ों में जीवन ब्लेड अचानक थोड़ा कांपने लगी। धामेश ने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों के कोने की मांसपेशियां हिल रही थीं, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी। अगर ये इस तथ्य के लिए नहीं था कि वो शैडो लॉर्ड द्वारा उसे दिए गए मिशन के बारे में चिंतित था, तो वो पहले ही अपना कदम उठा चुका होता। अरहत के कपड़ों में जीवन ब्लेड और भी हिंसक रूप से कांपने लगी, यहाँ तक कि उससे थोड़ी गड़गड़ाहट की आवाज भी निकलने लगी। डार्क फॉरेस्ट की आभा भी अजीब हो गई। अचानक एक हिंसक काला भालू बाहर निकला और उनकी ओर झपटा। उस हिंसक भालू के हमले के बाद आसपास का क्षेत्र काले बीस्ट से भर गया। धामेश की आंखें काली हो गईं और चिल्लाया, बीस्ट के झुंड ने हमला कर दिया है, अपना बचाव करो और भागो। हालांकि उसने देखा कि ध्रुव भाग नहीं रहा था। लड़के, घमंडी मत बनो और भागो, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। अहंकार मेरा व्यक्तित्व है। अगर तुम्हें लड़ने की हिम्मत नहीं है तो डरपोकों की तरह भाग जाओ। अच्छा तो ऐसा है, फिर तुम मरो। धामेश ने तुरंत अपना पैर पटका और तेजी से अपने उग्र ज्वाला बाघ के ऊपर चढ़ गया। फिर उसने एक सुनहरी तलवार निकाली और चिल्लाते हुए कहा, रक्षा करो। अरहत के कपड़ों में जीवन ब्लेड अभी भी पागलपन से कांप रही थी। उसका चेहरा भी सदमे से भर गया। उसने ध्रुव की ओर देखा और थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि क्या करना है। ध्रुव ने कहा, चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी समय ध्रुव जोर से चिल्लाया और कहा, लीडर, अपने नियोक्ता की अच्छी तरह से रक्षा करो। बहादुर, मारने के लिए तैयार हो जाओ। बहादुर मुस्कुराया और मूर्खता से हंसा। मैं लंबे समय से भूखा और प्यासा हूँ। इतना बोलने के तुरंत बाद उसने अपने बगल के ऊंचे पेड़ को गले लगाया और उसे उखाड़ दिया। फिर उसे बुरी तरह से घुमाया। मैं तुम सभी को मार दूंगा। धामेश की पूरी ब्लू टाइटन दस्ता इससे डर गई थी। उन लोगों ने एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। बहादुर की शारीरिक शक्ति को देखकर वो दंग रह गए थे। उनकी नजरों से वो एक राक्षस लग रहा था। दूसरी ओर बहादुर बहुत शांत था, क्योंकि उसने ध्रुव का पीछा किया और बीस्ट पर हमला करने लगा। ध्रुव ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और दिव्य गरुण तलवार को बाहर बुलाया और तिरस्कार में हंसा। फैंटम किंग दस्ता, हम हमला करेंगे। इस समय अरहत अभी भी अपनी मूल जगह पर खड़ा था। उसने हिलने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी जीवन ब्लेड हिंसक रूप से कांप रही थी। वो उस पर बिल्कुल काबू नहीं कर पा रहा था। कंपकंपी बहुत तेज थी। ये उसके नियंत्रण से बाहर होने वाली थी। ध्रुव हैरान रह गया। अरहत के दुखी भाव को देखकर उसका दिल डूब गया और उसने सोचा, पूर्वज, क्या उसकी मदद करने का कोई तरीका है? पूर्वज रोशनी देव ने कहा, पवित्र सत्य की शक्ति बुराई के अंत का प्रतीक है। उसकी उपस्थिति दुनिया में डेविल्स को खत्म करने के लिए है। ये भी कहा जा सकता है कि वो बुराई का खात्मा करने वाली अच्छाई है। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उसे खुद को काबू करना सीखना होगा, ताकि सत्य की शक्ति उसे काबू ना कर सके। वो केवल अपने पर ही भरोसा कर सकता है। ध्रुव ने एक ही कट के साथ एक काले बीस्ट का सिर काट दिया। उसका शरीर हिला और अरहत के सामने आकर खड़ा हो गया। अरहत, मेरी बात सुनो। तुम्हें इन शक्तियों द्वारा खुद को काबू नहीं करने देना है। जितना अधिक ये शक्तियां तुम्हें काबू करने की कोशिश करे, तुम उतना ही उनका विरोध करो। प्रवाह के साथ मत जाओ। तुम्हें बाहरी ताकतों को काबू करना सीखना होगा। क्या तुम कुछ समझे? अरहत का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि वो कांप रहा था और कह रहा था, एक बीस्ट आ रहा है। मैं मारना नहीं चाहता। ये पीड़ादायक था। इस तरह का दर्द कुछ ऐसा था जिसे कोई और समझ नहीं सकता था। ध्रुव ने अरहत की ओर देखा। उससे कुछ भी कहना बेकार था, क्योंकि वो उसकी एक नहीं सुनने वाला था। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी ट्रू एनर्जी अरहत के शरीर में डाली। पूर्वज रोशनी देव हैरान रह गए और उन्होंने कहा, ध्रुव, क्या तुम अब और जीना नहीं चाहते? क्या तुम जानते हो कि सत्य की शक्ति किस तरह की है?
क्या तुम्हें पता है कि यह शक्ति कितनी शक्तिशाली है? जल्दी करो और अपनी शक्तियों को वापस लो। भले ही उसने कुछ भी कहा हो, लेकिन ध्रुव ने उसकी एक नहीं सुनी। चूंकि उसे यकीन था कि अर्हत उसके 8 महान वॉर गॉड में से एक था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार था। पूर्वज रोशनी देव ने अपने आप में सोचा, ये लड़का सच में पागल है। पिछली बार जब मैंने उसके कुछ 100 आत्मा पत्थर खाए थे तो मेरी अंदरूनी शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। मैं इसे ये बताने ही वाला था, लेकिन ये कहा किसी की सुनता है। टूटी हुई पंसलियों के अंदर पूर्वज रोशनी देव की शक्ति का एक हिस्सा ध्रुव की शक्तियों के साथ मिल गया। इसके तुरंत बाद ध्रुव की शक्ति ने अर्हत के शरीर में विचार के द्वार को तोड़ दिया और उसकी तेज आवाज अर्हत के दिमाग की गहराई में फैल गई। अपने दिल की रक्षा करो। तुम्हें सत्य की शक्ति पर काबू पाना ही होगा। तुम्हें जीवन ब्लेड पर काबू पाना ही होगा। उसी समय शक्तिशाली सत्य की शक्ति अर्हत के दिमाग से बाहर निकली और सीधे ध्रुव की शक्ति पर हमला कर दिया। ध्रुव की ट्रू एनर्जी गायब हो गई। उसी समय पूर्वज रोशनी देव की आवाज गूंजी, क्या अहंकारी चाल है। सिर्फ एक पवित्र शक्ति मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करती है। लड़के, बस वही करो जो तुम्हें करने की जरूरत है। अगर कोई तुम्हें छूने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे सीधे मार दूंगा। उसकी चरम सीमा तक क्रूर और अत्याचारी आवाज को सुनकर अर्हत के शरीर में सत्य की शक्ति हिल गई। फिर पूर्वज रोशनी देव की शक्ति तुरंत आगे बढ़ी और सत्य की शक्ति से मुकाबला करने लगी। जल्द ही उनके बीच एक तेज लड़ाई शुरू हो गई। समय बहुत तंग था। ध्रुव की शक्ति अर्हत के दिमाग में आई और कहा, अपने दिल की रक्षा करो। तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। अपने शरीर की शक्ति को उजागर करो और सत्य की शक्ति पर काबू पाने की कोशिश करो। अर्हत पैर मोड़कर बैठ गया और अपने दिल में ध्रुव से कहा, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। मैं नियंत्रित नहीं होना चाहता। मैं कठपुतली नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता। वो पूरे 3 महीने तक मोलाड शहर में रहा। वो धैर्यवान था। जीवन ब्लेड हमेशा से उसे काबू करने की कोशिश करती थी, हालांकि उसने इसे सहन किया। सड़कों पर सोते हुए, बचा हुआ खाना खाते हुए उसने किसी बीस्ट को मारा भी नहीं, भले ही वो ना जानता हो कि उसे कैसे काबू करना है। लेकिन उसने खुद को भी काबू नहीं होने दिया था। 3 महीने तक उसने विरोध किया और अभी अभी कर ही रहा था। जीवन ब्लेड ब्लू टाइटन दस्ते के उन 5 योद्धाओं को मारना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने इसे जबरदस्ती सहन किया। लेकिन अब अर्हत ने महसूस किया कि बीस्ट का एक बड़ा झुंड आ रहा है। इस तरह के बीस्ट के झुंड को पूरी तरह से साफ करने के लिए अधिक मात्रा में शक्ति की जरूरत थी, जो उसके पास थी और बार बार उसे अपने पास बुला रही थी। ये बहुत मुश्किल था। उसे ऐसा लगा जैसे वो नरक में संघर्ष कर रहा हो, और पहली चीज जो वो चाहता था वो थी अपनी इच्छा के अनुसार जीना, भले ही इसका मतलब एक साधारण व्यक्ति बनना हो। ध्रुव ने कहा, अगर तुम अपनी इच्छानुसार जीना चाहते हो तो सब कुछ नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। तुम्हें उसे ये बताना होगा कि मेरा जीवन मेरा है, न कि किसी के बाप का। पूर्वज रोशनी देव उत्साह से हंसा और बोला, बहुत अच्छे लड़के, मेरा जीवन मेरा है, ना कि किसी के बाप का। ये शब्द वास्तव में बहुत अच्छे हैं। अर्हत ने भी चुपचाप अपने मन में उन्हें दोहराया, मेरा जीवन मेरा है, ना कि किसी के बाप का। वो इस वाक्य को दोहराता रहा। इस समय बहादुर पहले से ही 100 से अधिक काले बीस्ट से घिरा हुआ था। उसका शरीर पहले से ही घावों से भरा हुआ था, लेकिन उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया और ना ही उसने किसी भी बीस्ट को ध्रुव और अन्य लोगों के करीब जाने दिया। रीना भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी और जोर से चिल्लाई, धामेश, जल्दी से मदद करो। लोरकान ने भी कहा, दस्ते के लीडर धामेश, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। धामेश शालीनता से हंसा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं निश्चित रूप से उनकी रक्षा नहीं करूंगा। और क्या उस लड़के ने अभी ये नहीं कहा था, सबसे अच्छा बचाव आक्रमण है। क्या उसका पीछे हटना उसका अपमान नहीं होगा? उसे हमला करने दो। रीना ने गुस्से में कहा, गंदे इंसान। धामेश बेतहाशा हंसा, गंदा इंसान? चूंकि तुम मुझे गंदा इंसान कह रही हो तो मुझे तुम्हें दिखाना ही होगा कि मैं कितना गंदा हो सकता हूँ। धामेश चिल्लाया, जल्दी से उस लड़के को खत्म कर दो। उसके कुछ योद्धा अपनी चौड़ी तलवारें पकड़े हुए बाहर आए और वो एक हंसी के साथ ध्रुव की ओर चले गए। उसी समय एक काली छाया नीचे आई और रीना के सामने आ गई और बुरी तरह से हंसी, घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो, मैं उसे बचा लूंगा। ये कोई और नहीं बल्कि जैशन था। इस समय जैशन के शरीर पर राक्षसी आभा बहुत घनी थी। उन काले बीस्ट ने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। रीना ने ध्रुव की ओर देखा, जो बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा था। फिर उसने जैशन की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ जैशन, उन्हें रोक दो। जैशन हंस पड़ा, घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। बहादुर गुस्से में था। बीस्ट के एक बड़े झुंड को तितर बितर करने के बाद बीस्ट के एक और बड़े झुंड ने उसे घेर लिया। उसने ध्रुव की ओर देखा और उससे पूछना चाहता था, ध्रुव भाई, क्या मैं अपने हथियार का इस्तेमाल कर सकता हूँ? हालांकि उसने नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कि ध्रुव को निश्चित रूप से कुछ और महत्वपूर्ण काम करना है। धामेश के 5 और योद्धा ध्रुव के बगल में चले गए। जैशन एक बार फिर ठंड से हंसा, नीचे घुटने टेको और मुझसे भीख मांगो। आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ हमारे चैनल टू नास्ट्रा पर।
रीना ने ध्रुव की ओर देखा और फिर जैशन की ओर देखा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगी। जैशन जोर से हंसा। जल्दी से घुटने टेक दो। रीना ने घुटने टेक दिए। ध्रुव की खातिर वो घुटने टेक सकती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके घुटने टेकने से जैशन उसकी जान बख्शेगा या नहीं, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी उम्मीद थी कि शायद इससे काम बन जाए। पांचों योद्धा जानबूझकर धीमा हो गए। हालांकि जैसे ही रीना के घुटने जमीन पर टिकने वाले थे, वहां एक हत्या के इरादे से भरी खौफनाक आवाज गूंज उठी। लगता है लोगों को मेरे हाथों से मरने का बहुत शौक है। ये ध्रुव की आवाज थी। उसने अपनी आंखों को उन पांचों योद्धाओं की ओर घुमाया, जिसके तुरंत बाद उसके शरीर से एक रोशनी निकली और एक खतरनाक आभा फूट पड़ी। अगले ही पल दिव्य गरुण तलवार के हवा में घूमने के साथ ही वहां 5 सिर जमीन पर लुढ़क गए। लोगों को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए, एक कट के साथ ध्रुव ने गुस्से में कहा। यह देखकर जैशन की आंखें भयावह हो गईं। उसके पूरे शरीर की आभा भी एक पल में बदल गई। फिर वो तुरंत ध्रुव की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। वो अब उसे किसी भी हालत में मारना चाहता था। हालांकि ध्रुव कहाँ उसे कोई मौका देने वाला था, तो क्या हुआ, वो एक दानव बन गया था। उसके सामने एक डेविल, तो क्या खुद डेविल गॉड भी आ जाता तो भी वो उसे मारने का दम रखता था। गरुण गॉड का क्रोध, ध्रुव ने कहा। दिव्य गरुण तलवार से एक हिंसक गरुण गर्जना निकली। ये एक जंगली गर्जना थी, जिसके बाद दिव्य गरुण तलवार की पूरी ब्लेड खून की तरह लाल हो गई। अब तेरे मरने का वक्त आ गया है, ध्रुव ने कहा। अचानक उसका शरीर अपनी जगह से गायब गया और अगले ही पल जैशन के पीछे दिखाई दिया। अपनी आभा को थोड़ा मजबूत बनाने के अलावा जैशन की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ ध्रुव की ओर दौड़ने पर था। उसे ये पता ही नहीं था कि ध्रुव उसके पीछे है। ये तीसरी बार है, इसलिए आज तू नहीं बचेगा, ध्रुव ने उसके कान में एक ठंडी आवाज में कहा। उसके इन शब्दों के अगले ही पल जैशन के मुंह से खून बह निकला और उसका दौड़ता हुआ शरीर कुछ कदम और चलने के बाद घुटनों के बल गिर गया। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि उसका सिर पहले ही उसके धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर गया था। ध्रुव के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट ध्रुव, तुम्हें जैशन को मारने पर 20,000 एक्सपी पॉइंट्स, 3,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और एक डिमन पिल मिली है। गोली, डिमन पिल, रैंक 4। इस गोली को डिमन पिल कहा जाता है। जब यह शरीर में प्रवेश करती है तो ये अपनी जीवन शक्ति को जलाती है। ये किसी व्यक्ति की ताकत को कुछ समय के लिए तेजी से बढ़ाने की अनुमति दे सकती है। डिमन पिल के जानकारी को देखकर ध्रुव का दिल कांप उठा। आखिर वो समझ गया कि जैशन अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया था। ये एक छोटी सी पिल की बदौलत था। पूर्वज रोशनी देव ने कहा, यह पिल एक तरह से जादू का केंद्र है। इस तरह की पिल्स स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जाती है। ये एक योद्धा की कल्टीवेशन को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। इसका मुख्य उद्देश्य इंसान को एक खून के प्यासे शैतान में बदलना होता है और बेड़ियों को तोड़ना नहीं। ये गोली किसी भी व्यक्ति की शक्तियों को तुरंत कई स्तरों तक बढ़ा सकती है। पूर्वज रोशनी देव की ये बात सुनकर ध्रुव का दिल कांप उठा और वो अपने आप में सोचने लगा, अगर मैं इस पिल को रिफाइन कर लूं तो। उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो इस गोली को रिफाइन कर लेगा और इसके सभी दुष्प्रभाव को खत्म कर देगा। इस तरह जब वो इसका सेवन करेगा तो वो तुरंत अपनी शक्तियों को कई गुना तक बढ़ा सकता था, वो भी बिना किसी दुष्प्रभाव के। पूर्वज रोशनी देव ने कहा, असंभव। इन डिमन पिल्स को सामान्य गोलियों की तुलना में रिफाइन करना हजारों गुना अधिक कठिन है। ऐसा कुछ करना लगभग असंभव है। ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव शौर्य के सामने कुछ भी संभव है। पूर्वज, आप बस मुझे इन डिमन पिल्स को रिफाइन करने के लिए जरूरी जड़ी बूटियों की सूची देना, फिर बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। पूर्वज रोशनी देव उसकी इस बात पर कुछ नहीं बोल सका। वो वास्तव में थोड़ा हैरान था। इधर अपने बेटे की अपनी आंखों के सामने हत्या होता देख थमेश गुस्से में आग बबूला हो गया। उसके नीचे के उग्र ज्वाला बाघ ने भी ध्रुव को देखकर गर्जना की। ये एक ध्वनि तरंग हमला था। ध्रुव के कान फटने वाले थे और उसका दिल गुस्से से भड़क उठा। कुत्ते, तुम्हारे पास सिर्फ एक तुच्छ सा बाघ है, तो अब देखो। आसपास के काले बीस्ट को देखते हुए ध्रुव ने अपने मन में चिल्लाया, आइस फायर। तुरंत एक तेज गर्जना ने आसपास के जंगल को हिलाकर रख दिया। आइस फायर ने बाहर आते ही अपना मुंह खोला और आग से चारों तरफ तबाही मचा दी। इस आग की चपेट में आकर कई काले बीस्ट तुरंत जल भुन गए। उनकी केवल राख बची थी। ध्रुव जोर से चिल्लाया, आइस फायर। उसकी नजर उग्र ज्वाला बाघ की ओर थी। ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। आइस फायर ने इतना कहा और तुरंत अपनी आंखें उग्र ज्वाला बाघ की ओर घुमा दी, जिस पर धामेश बैठा हुआ था। फिर एक जोर की दहाड़ के साथ आइस फायर ने आसमान में उड़ान भरी और ऊपर से नीचे की ओर एक आग की तेज लपट से हमला किया, जिसका सीधा निशाना धामेश के साथ उसका उग्र ज्वाला बाघ था। गरुड़ की आग की लपट को देखकर धामेश घबरा गया और हड़बड़ाहट में जल्दी से उग्र ज्वाला बाघ के ऊपर से कूद गया। आग की लपट ने पल भर में उग्र ज्वाला बाघ को राख में बदल दिया था। उसके बाद आइस फायर ने क्रूरता से जमीन पर पड़े धामेश को देखा, लेकिन उसने उस पर हमला नहीं किया और पलटकर ध्रुव के पास जाकर खड़ा हो गया। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ धामेश? अभी तो तुम अपने बाघ पर बैठे बहुत घमंडी थे। मोलाड शहर के एकमात्र बीस्ट को, जिसे आज तक कोई छू तक नहीं पाया था, केवल एक बार से ही उसे खत्म कर दिया गया था। यह दृश्य वास्तव में खौफनाक था।
इसके अलावा जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि ये एक गरुड़ ने किया था, जो ध्रुव का पालतू बीस्ट था। यहाँ तक कि आसपास के सभी डार्क बीस्ट तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भाग गए, चाहे वो डार्क बीस्ट हो या फिर कोई साधारण बीस्ट। गरुड़ की उपस्थिति से हर कोई डरता था। गरुड़ इस दुनिया में सबसे मजबूत प्राणी थे। वो किसी भी डीमन बीस्ट को डराने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि वो सभी बीस्ट के राजा थे। धामेश का चेहरा बेहद पीला पड़ गया और वो आइस फायर की उपस्थिति से बेहद असहज महसूस कर रहा था। आइस फायर की शक्ति का सामना करते हुए वो वास्तव में चलने में भी असमर्थ था। ध्रुव भी आइस फायर की शक्ति को देखकर वास्तव में दंग रह गया था। लगता है आत्मा पत्थरों के कारण आइस फायर का लेवल बढ़ गया है। कुछ दिन पहले की तुलना में आइस फायर का आकार थोड़ा बढ़ गया था। उसके शरीर पर गरुड़ की ताकत थोड़ी घनी हो गई थी और उसके शरीर की अत्याचारी आभा भी बहुत बढ़ गई थी। यह स्पष्ट था कि उसकी शक्तियों का स्तर बढ़ गया था। फिर ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, धामेश, क्या तुम अभी भी और खेलना चाहते हो? धामेश ने अपने दांत कस लिए, जिनसे किटकिटाने की थोड़ी आवाज सुनी जा सकती थी। वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो ध्रुव को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। शुरुआत में उसने ध्रुव को बहुत कम करके आंका था और सोचा था कि वो उसे एक कीड़े की तरह कुचल देगा, पर अब उसे ऐसा लग रहा था ऐसा करना असंभव है। भले ही वो एक युद्ध राजा हो, फिर भी उसे अब आसानी से मारा नहीं जा सकता था। अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी दौड़कर बाहर आया और ठंड से चिल्लाया, तुम हमारे दस्ते के लीडर से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। ये बोलते हुए उस आदमी ने एक काली चौड़ी तलवार से ध्रुव पर हमला कर दिया। ब्लू टाइटन दस्ते के सभी योद्धा तुरंत खुश हो गए। वो एक आत्मा तलवार है जो हमारे दस्ते के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक जैनुअल के पास है। ध्यान से देखो, वो जैनुअल ही है। अब उसे लड़के का मरना तय है। उसे कोई नहीं बचा सकता। जो भी हमारी ब्लू टाइटन दस्ते से पंगा लेगा उसका यही अंजाम होगा। जैनुअल, उसे जान से मार दो। ध्रुव के होठों का किनारा मुड़ गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत कमजोर। फिर वो अपने मन में बोला, स्नो वाइट बाहर आओ। सिस्टम स्पेस में स्नो वाइट भी एक क्रूर मुस्कान के साथ बोला, समझ गया मास्टर। चौड़ी तलवार के हमले की प्रतीक्षा किए बिना एक सफेद छाया बाहर निकली, जिसने उस जैनुअल नाम के आदमी को एक ही बार में आसमान में उड़ा दिया, जो डार्क फॉरेस्ट के अंधेरे में एक सुअर की तरह चिल्लाते हुए कहीं गायब हो गया। फिर कोई हलचल नहीं हुई, सिवाय इसके कि ध्रुव के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। वो मर चुका था। जिसके बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कौन आएगा? उसकी आवाज अहंकार से भरी हुई थी। हालांकि ब्लू टाइटन दस्ता, जो मोलार्ड शहर की सबसे बड़ी और शक्तिशाली दस्ता था, जिसमें कई युद्ध बुजुर्ग और कई युद्ध सम्राट थे, जिससे मोलार्ड शहर के आसपास के इलाकों में लगभग हर कोई डरता था, आज वो एक बच्चे के सामने घुटनों पर थी। किसी ने उसे मारने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इस बीच एक सफेद छाया ध्रुव के बगल में आकर खड़ी हो गई। ये एक और डिवाइन बीस्ट था, जिसके शरीर की शक्तियां अतुलनीय रूप से खतरनाक थीं। स्नो वाइट का भी स्तर बढ़ चुका था। यही कारण था कि वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली दिख रहा था। धामेश ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उसे इस हद तक कुचल दिया गया कि यह असहनीय था, लेकिन अंत में उसने अभी भी इसे सहन किया और एक गहरी आवाज में चिल्लाया, जयशन की लाश को यहीं पर ही दफना दो। ये बोलते हुए उसने ध्रुव की ओर देखा, लेकिन ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अरे ब्लू टाइटन दस्ते के महान लीडर को ये क्या हुआ? क्या वो इतनी जल्दी हार मान लेगा? क्या वो अपने बेटे का बदला लिए बिना ही उसे दफन कर देगा? उसकी हर एक आवाज पहले से अधिक भद्दी थी, जो बेहद घमंड से भरी हुई थी। धामेश थोड़ा मुस्कुराया, बहुत घमंडी मत बनो, अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ध्रुव हंसा, मैं तो इतना ही घमंडी रहूंगा। अगर तेरे अंदर दम है तो मेरा कुछ उखाड़ के दिखा। धामेश की आंखें काली हो गईं। अगर ये पहली की बात होती तो उसे पूरा विश्वास था कि वो ध्रुव को अभी तुरंत मार देता, लेकिन अब नहीं। वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। वो ध्रुव की तुलना में लुरकान के खजाने को लेकर अधिक चिंतित था। जब उसने देखा कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो तुरंत उसने चुपके से डिमन पिल निगल ली और उसके शरीर की आभा तुरंत बदल गई। अरहत ध्रुव के पास आया और उससे नीची आवाज में कहा, वो एक डेविल है। ध्रुव को कोई हैरानी नहीं हुई। जब उसका बेटा एक डेविल था तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वो भी एक डेविल है। जाहिर है कि धामेश ने अभी अभी डिमन पिल का सेवन किया था, जिससे उसके शरीर की आभा अचानक बदल गई थी। यही कारण था कि तुरंत अरहत ने उसकी आभा महसूस कर ली। हालांकि भले ही ध्रुव को उसका कोई डर नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अब उसे आसानी से मार सकता है। डिमन पिल का सेवन करने के बाद धामेश की युद्ध सम्राट की शक्तियां पहले से कई गुना बढ़ गई थी। वो पहले एक लेवल 6 का युद्ध सम्राट था, लेकिन अब वो एक लेवल 9 का युद्ध सम्राट बन चुका था। ध्रुव के लिए एक लेवल 9 का युद्ध सम्राट हमेशा से एक रोड़ा रहा है। वो पार्थ से हारने के बाद पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली बन चुका था और उसके पास अब कई ताकतवर तकनीकें भी थीं। लेकिन फिर भी उसे पूरा विश्वास नहीं था कि वो धामेश को आसानी से मार सकता है। अगर वो उसे मारना चाहता था तो उसे अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसके बाद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और यहाँ डार्क फॉरेस्ट में एकमात्र धामेश खतरा नहीं था, उनके कई दुश्मन वहां घूम रहे थे। आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ हमारे चैनल टू नास्ट्रा पर।
रास्ते में अरहत धामेश को एकटक घूरे जा रहा था। अंत में धामेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने शुरुआत से ही अरहत की आंखों में एक शक्ति को महसूस किया था जो उसके शरीर में प्रवेश कर सकती थी। ये बहुत असहज था। ये भावना कुछ ऐसी थी जिसे वो डिमन पिल निगलने के बाद भी महसूस कर पा रहा था। आधा महीना जल्द ही बीत गया। रास्ते में उन लोगों को बहुत से डार्क बीस्ट मिले थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली लेवल 5 के डार्क बीस्ट थे, लेकिन उन सभी को अकेले ध्रुव ने खत्म किया था, जिससे उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे। इस दौरान धामेश चुपचाप चल रहा था। उसने बिल्कुल भी ध्रुव के खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये सिर्फ बाहरी तौर पर था। उसके अंदर ही अंदर अपने बेटे की मौत चल रही थी, जिसका निश्चित रूप से वो बदला लेगा। रात में सभी एक जगह आराम करने के लिए रुक गए। लुरकान ने कहा, कल हम डार्क घाटी में प्रवेश करेंगे। ये 10 दिन का रास्ता होगा, जिसके बाद हम डार्क फॉरेस्ट के लगभग बाहर होंगे और सी डेविल सम्राट के क्षेत्र में होंगे। धामेश के चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट आ गई, जिसके तुरंत बाद उसने इसे छिपा भी लिया और कहा, डार्क घाटी एक प्राकृतिक गढ़ है। वहाँ हमें और भी अधिक खतरनाक डार्क बीस्ट मिलेंगे, जिससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। लुरकान ने भी कहा, मुझे भी ये बात पता है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी ध्रुव ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको गरुड़ पर उड़ाकर घाटी के ऊपर से ले जा सकता हूँ। इससे आप बेफालतू की परेशानी से भी बच सकते हैं। उसके लिए ये बस एक प्राकृतिक घाटी थी, जिसके ऊपर से उड़कर भी जाया जा सकता था। इस तरह उन्हें अतिरिक्त समस्या का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ऐसा किया जा सकता था तो उन्हें यही करना चाहिए था। धामेश ने तिरस्कार से कहा, क्या तू जानता भी है कि डार्क घाटी कितनी लंबी है? क्या तुझे सच में लगता है कि डार्क घाटी के ऊपर से उड़कर जाना इतना आसान है? अगर हम उड़कर जा सकते थे तो हम बहुत पहले ही ये कर लेते। ध्रुव ने भी तिरस्कार से कहा, अगर ये कुछ ज्यादा ही लंबी है तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? हम उड़ान भरने के बाद रास्ते में एक बार आराम कर सकते हैं और फिर से उड़ान भर सकते हैं। अगर एक बार नहीं तो हम 2 बार करेंगे। अगर 2 बार नहीं तो 3 बार। फिर हम क्यों घाटी के खतरनाक रास्ते से होकर जाए? लुरकान ने तुरंत कहा, डार्क घाटी डार्क फॉरेस्ट का केंद्र है, जो सी डेविल सम्राट के लिए एक प्राकृतिक बाधा है। अगर हम ऊपर से उड़ सकते हैं तो ये एक प्राकृतिक बाधा नहीं होगी। ध्रुव ने लुरकान की ओर देखा और पूछा, डार्क घाटी के ऊपर ऐसा क्या है? लुरकान ने कहा, डार्क घाटी के ऊपर से कोई उड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि वो डार्क रेवन किंग का क्षेत्र है। जो भी उसके ऊपर से उड़ने की कोशिश करेगा वो केवल अपनी मृत्यु के नजदीक जाएगा। डार्क रेवन राजा। ध्रुव का दिल कांप उठा और उसने अपने मन में सोचा, जब केवल नाम में ही राजा है तो वो वास्तव में बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। धामेश ने आर्य का मजाक उड़ाया। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर मैं ऊपर से उड़कर चला गया तो क्या होगा? धामेश ने तुरंत कहा, अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं वादा करता हूं कि अपनी ब्लू टाइटन दस्ते को तुरंत खत्म कर दूंगा और मोलाड शहर छोड़कर चला जाऊंगा। भले ही तुम्हारे पास एक गरुड़ है, लेकिन वो सिर्फ एक निम्न स्तर का गरुड़ है। अगर तुम्हारे पास एक दिव्य गरुड़ भी होता तो भी तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। दूसरों को शायद ना पता हो, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि कोई भी डार्क घाटी के ऊपर से नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने पहले भी एक बार डार्क रेवन राजा को देखा था। एक युद्ध राज तो छोड़ो, उसकी उपस्थिति के होते हुए डार्क घाटी के ऊपर से युद्ध सम्राट और सर्व सम्राट भी नहीं जा सकता है। वहां से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अगर ऐसा होता तो वो तुरंत मारा जाता। तभी ध्रुव के दिमाग में सिस्टम की आवाज सुनाई दी, होस्ट ध्रुव, बधाई हो, तुम्हें एक मिशन मिला है। मिशन है डार्क पीक की जासूसी। स्तर है A रैंक। समय 1 दिन है। पुरस्कार है 2 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 10,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स, 1,000 सिस्टम पॉइंट्स और एक मुफ्त लक्की ड्रा। धामेश ने ध्रुव की ओर देखा और तिरस्कार से कहा, यह मत सोचना कि तुम्हारे पास 2 डिवाइन बीस्ट है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये करना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं है, तो चुपचाप नीचे से चलो। ऊपर जाने के बारे में भूल जाओ। तुम्हारे जैसे लोग आवेग आकर ऊपर चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद देखने को उनकी लाशें भी नहीं मिलती है। वो ध्रुव को गुस्सा दिलाना चाहता था और उसे उकसा रहा था, क्योंकि है तो वो अभी एक जवान लड़का ही, जिसका खून गर्म है। उसके लिए इस तरह की जली कटी बातें सुनकर गुस्सा होना स्वाभाविक था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अभी कहा कि तुम ब्लू टाइटन दस्ते को खत्म कर दोगे, है ना? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना है? धामेश बहुत खुश हुआ और तुरंत कहा, मैंने ही ये कहा था। अगर तुम डार्क घाटी के ऊपर से उड़कर जा सकते हो तो मैं तुरंत अपनी ब्लू टाइटन दस्ते को खत्म कर दूंगा और मोलाड शहर छोड़ दूंगा। मैं धामेश कभी भी अपने शब्दों से नहीं मुकरता हूँ। वो अपने दिल में बहुत खुश था। एक बार तेरे जाने के बाद यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। उस समय मैं उस बूढ़े लुरकान से खजाना छीन लूंगा, और एक बार खजाना हाथ लगने के बाद अगर तू जिंदा वापस आ भी जाता है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ध्रुव ने कहा, तो ठीक है, ये एक सौदा रहा। मैं घाटी से बाहर निकलने के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो मूर्ख नहीं था जो धामेश के कुछ शब्दों को सुनकर गुस्से में आ जाता, लेकिन अपने दिल में उसे यकीन था कि घाटी के रास्ते में 8 डेविल दल छुपे हुए होंगे जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो उन्हीं का इंतजार कर रहे होंगे और एक सही मौके की तलाश में होंगे। वो एक शिकारी था, ना कि एक शिकार, इसलिए उसने ऊपर से उड़कर जाने का फैसला लिया था। इसके अलावा उसे वो मिशन भी पूरा करना था।
इसके अलावा ध्रुव ये महसूस कर सकता था कि लुरकान निश्चित रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उसे पता था कि धामेश एक डेविल बन चुका है। उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ये जानने के बावजूद कि ब्लू टाइटन दस्ते पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, वो फिर भी डार्क घाटी से गुजरना चाहता था। वो एक मूर्ख सुअर नहीं था। निश्चित रूप से उसकी अपनी भी कुछ योजनाएं होंगी, इसलिए ध्रुव के लिए छिपना ही बेहतर था। उसने घमंडी और अभिमानी होने का नाटक किया और खड़ा होकर कहा, अब बस देखो कि मैं कैसे उड़कर जाता हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में चला गया। लुरकान ने अपनी आंखें छोटी की और अपने मन में सोचा, आखिर ये लड़का क्या करने की क्या सोच रहा है। वही धामेश ने मुस्कुराते हुए अपने दिल में कहा, लोग भले ही कितने शक्तिशाली हो जाएं, जब उनके अहंकार पर चोट लगती है तो वो बिना उछले रह नहीं सकते। ध्रुव रीना और बाकी दोनों के पास चला गया और धीमी आवाज में उनसे कुछ फुसफुसाते हुए कहा, जिसे सुनकर रीना जोर से चिल्लाई, बिल्कुल नहीं, डार्क पीक पर रेवन राजा है, वहां तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ध्रुव ने कहा, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो मुड़ गया। आइस फायर, चलो चलते हैं। वो उछला और आइस फायर की पीठ पर खड़ा हो गया। आइस फायर ने भी तुरंत आसमान में उड़ान भरी और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ध्रुव के गायब होने की दिशा को देखते हुए धामेश एक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। दूसरी तरफ लुरकान ने भी उसे बिना किसी भाव के चेहरे के साथ जाते हुए देखा। या आधी रात में धामेश ने एक विशेष चीज बाहर निकाली और उसे लेखावत को देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। लेखावत ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन अब जब वो लड़का जा चुका है तो हम बाकी के लोगों को मारकर खजाना हासिल क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बार ध्रुव के जाने के बाद रीना और बाकी लोग उनके लिए कोई खतरा नहीं थे। वो उन्हें आसानी से मार सकते थे। धामेश ने हंसते हुए कहा, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी और भी कुछ महत्वपूर्ण काम है जिसे पूरा करना जरूरी है। याद रखना, कल घाटी में प्रवेश करने के बाद से तुम्हें और चौथे भाई को उस बूढ़े लुरकान पर नजर रखनी है। खजाना उसी के पास है और अगर हम इस बार सफल होते हैं तो हमारी ब्लू टाइटन दस्ता रैंक 1 का दस्ता बन जाएगा। वो बहुत उत्साहित था। रात जल्द ही ढल गई और सुबह के सूरज की किरणें दिखाई दी। लुरकान सहित ब्लू टाइटन दस्ता और फैंटम किंग दस्ते का हर एक योद्धा डार्क घाटी में प्रवेश कर गया था। हालांकि ध्रुव की गैर मौजूदगी के कारण रीना ने काफिले का नेतृत्व करने की कोशिश नहीं की और पीछे हट गई थी। इससे धामेश के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। कम से कम इन लोगों को पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। लुरकान को कोई फर्क नहीं पड़ा कि काफिला का नेतृत्व कौन कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना था। दूसरी तरफ ध्रुव डार्क पीक पर नहीं गया था। डार्क रेवन राजा की तुलना में वो डेविल गॉड वीणा, डेविल गॉड ब्लड और डेविल एंड गॉड ब्लेड को लेकर अधिक चिंतित था। रात के अंधेरे में गायब होने के बाद उसने आइस फायर को वापस सिस्टम स्पेस में भेज दिया था और खुद एक डेविल के रूप में आ गया था। उसने अपनी डेविल बॉडी को सक्रिय कर लिया था। अपनी डेविल आभा को छुपाने के बाद उसने चुपचाप उनका पीछा किया। रैंक मिशन के लिए उसने हार मान ली। अगर ये एक यस रैंक मिशन भी होता तो भी वो उसे नहीं लेने वाला था। ये सिर्फ एक छोटा सा मिशन था। भले ही उसके पुरस्कार थोड़े आकर्षक हो, लेकिन डेविल गॉड ब्लड, डेविल गॉड वीणा और डेविल गॉड ब्लेड की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। इसके अलावा उसके पास अभी भी अपनी 3 स्वर्गीय आत्मा तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए एक ब्लेड की कमी थी। डेविल गॉड ब्लेड इसके लिए एक अच्छी ब्लेड थी। शिकार आगे और शिकारी पीछे था। शिकार होना पूरी तरह से बेकार था, इसलिए उसे शिकारी बनना पसंद था। डार्क घाटी में ठंडी हवा घूमती रही, जैसे कि गड़गड़ाहट हो रही हो। ठंडी हवा के अलावा घाटी में घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था। वहां थोड़ी भी आवाज नहीं थी। अचानक धामेश जोर से चिल्लाया, सभी रुको, आगे कोई खतरा है। उसने जानबूझकर काफिले को रोका था और अथाह होने का नाटक किया। वो बूढ़े लुरकान के पास गया और बोला, आगे मुझे खतरा नजर आ रहा है, हम यहाँ कुछ समय के लिए क्यों नहीं रुकते। लुरकान दृढ़ता से कहा, आगे बढ़ते रहो, रुको मत। धामेश ने कहा, यह अच्छा नहीं है। डार्क घाटी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारे लिए कदम दर कदम आगे बढ़ना बेहतर है। लुरकान ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं नियोक्ता हूं। अगर मैं कहता हूं कि तुम रुक नहीं सकते तो तुम रुक नहीं सकते। आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ हमारे चैनल टू नास्ट्रा पर। धामेश ने कहा, यह सच है कि आप नियोक्ता है, लेकिन मैं इस काफिले का नेतृत्व कर रहा हूं। मैं अपने लोगों की जान बेफालतू में खतरे में नहीं डालूंगा। फिर उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कान फैल गई। अगर आप मुझे ये बता देते हैं कि आप क्या चीज ले जा रहे हैं तो मैं एक बार कुछ सोच सकता हूँ। अगर वो चीज वास्तव में सुरक्षित रखने के लायक होगी तो हम जरूर उसकी रक्षा के लिए अपनी जान खतरे में डालेंगे। लुरकान की भौहें फड़क उठी और उसने कहा, धामेश, क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो? धामेश ने कहा, मैं मानता हूँ कि हम मिशन के सामान के बारे में नहीं पूछ सकते, लेकिन ये एक खतरनाक मिशन है। मैं अपने लोगों की जान व्यर्थ में जाने नहीं दे सकता। लुरकान ने कहा, चिंता मत करो, जब हम सी डेविल सम्राट के पास पहुंचेंगे मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ नहीं थे, तो मैं तुम्हें जल्दी से आगे बढ़ने का आदेश देता हूँ। ये बूढ़ी चालाक लोमड़ी, धामेश ने उसे अपने मन में कोसा। तो आप नहीं बताएंगे, है ना? उसे अब ये तो अंदाजा लग गया था कि सामान जरूर कुछ महत्वपूर्ण है, वरना लुरकान सामान ना दिखाने की इतनी जिद नहीं करता। चूंकि आप नहीं बताना चाहते हैं तो ठीक है, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे।
लेकिन अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। चलो चले। उसकी अभी बात भी पूरी नहीं हुई थी कि तभी पूरी घाटी में एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। उसी समय ब्लू टाइटन दस्ते का एक योद्धा दौड़कर आया और कहा, लीडर, पहाड़ ढह गया और आगे का रास्ता बंद हो गया है। धामेश ने अपनी भौहें उठाई और अपने मन में सोचा, क्या डेविल लॉर्ड अपनी चाल चलने वाले हैं? लुरकान की भौहें सिकुड़ गई और उसने तुरंत कहा, जल्दी करो और तेजी से आगे बढ़ो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है डेविल ओमेगा, तुम्हें पता भी है हम तुम्हारा यहाँ कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक चट्टान के किनारे से कुछ लोग बाहर निकले। ये 8 महान डेविल दल में से एक ब्लड मून दल के लोग थे। अरहत की पीठ पर उसकी जीवन ब्लेड हिंसक रूप से कांप उठी। पिछली बार से फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार अरहत की अभिव्यक्ति बहुत शांत थी। लुरकान ने अपनी आंखें मूंद ली और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ब्लड मून दल के लोगों का नेतृत्व कर रहा लीडर ब्लड मून दल का एक बुजुर्ग था जिसका नाम ब्लैक डीकन था। उसने लुरकान को एक ठंडी नजर से देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, ओमेगा, तुम्हें मेरे सामने दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुद को कितनी अच्छी तरह से छुपाते हो। मेरा ब्लड मून दल तुम्हें ढूंढ ही लेगा। चलो अब सबको अपना असली चेहरा दिखाई दो। इसके अलावा डेविल गॉड ब्लड सहित सभी चीजें मुझे सौंप दो। शायद हम तुम्हारी जान बख्श दे। धामेश थोड़ी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्लड मून दल का लीडर लुरकान को एक डेविल क्यों कह रहा था। रीना और बाकी लोग भी उलझन में थे। बहादुर ने अपना सिर खुजलाया और कहा, नियोक्ता अचानक एक डेविल क्यों बन गया? अचानक लुरकान बुरी तरह से हंसा। ब्लैक डीकन, मानना पड़ेगा जो तुम मुझे ढूंढने के लिए अपने साथ बल्ड शीशे को भी लेकर आ गए। वास्तव में ब्लड मून दल ने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। वैसे क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सफल हो गए हो? ब्लड शीशा, ये एक ऐसा शीशा है जो किसी भी डेविल की आभा को महसूस कर सकता है। ब्लैक डीकन के मुंह का कोना ठंडा हो गया और उसने एक मंद मुस्कान के साथ कहा, यह अच्छा है कि तुम इसके बारे में जानते हो। चलो अब आज्ञाकारी बनो और डेविल गॉड का सारा खजाना मुझे सौंप दो। लुरकान ने हंसते हुए कहा, माफ करना ब्लैक डीकन, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो। यह सुनकर ब्लैक डीकन को गुस्सा आ गया। उसका हत्या का इरादा बढ़ गया और उसने कहा, मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि काबिलियत किसे कहते हैं। उसके इतना बोलने के साथ ही ब्लड मून दल के सभी योद्धा हमला करने के लिए तैयार हो गए। उन योद्धाओं में से अधिकांश योद्धा युद्ध बुजुर्ग थे और कुछ युद्ध सम्राट भी थे। जहां तक उसकी खुद की बात है, वो एक लेवल 9 का युद्ध सम्राट था। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? वैसे क्या ब्लड मून दल ने नहीं कहा था कि वो इस मामले में भाग नहीं लेंगे? तो फिर एल्डर ब्लैक डीकन ये क्या है? क्या आप लोग अपने शब्दों पर कायम रहना नहीं जानते हैं? एक आवाज सुनाई दी। ब्लैक डीकन तुरंत चिल्लाया, अपने दिल की रक्षा करो और अपने कान बंद कर लो। आवाज में एक राक्षसी शक्ति थी। ये एक ऐसी शक्ति थी जो लोगों के दिलों में घुसकर उनके दिलों को अपने काबू में कर सकती थी और कानों में घुसकर कानों को फाड़ सकती थी। अरहत की पीठ पर उसकी जीवन ब्लेड और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगी, जैसे कि उसके अंदर कोई ज्वाला भड़क रही हो। धामेश ने भी तुरंत चिल्लाते हुए कहा, अपने कानों को ढक लो। हालांकि उसके आदमियों की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी। धामेश के ज्यादातर योद्धा उन्मादी ढंग से जोर जोर से हंसने लगे थे। राक्षसी आवाज उनके दिलों में घुस गई। उनका मन अराजकता में था। वो लगभग पागल हो गए थे। तभी घाटी में एक चट्टान के पीछे से कुछ अद्वितीय सुंदरियां बाहर निकली। ये 8 डेविल दलों में से एक ध्वनि दल के लोग थे, जो केवल महिलाओं से भरा एक दल था। वो राक्षसी ध्वनि हमलों में निपुण थे। एक बार उनकी राक्षसी ध्वनि एक योद्धा के शरीर में प्रवेश करती तो वो उनके शरीर को काबू कर सकती थी। उनकी अद्वितीय सुंदरता और मंत्रमुग्ध कर देने वाली आंखों के अलावा पुरुषों को नियंत्रित करना बहुत आसान था। ब्लू टाइटन दस्ते के वो योद्धा जो उन्मादी ढंग से हंस रहे थे, वो पहले ही उनकी कठपुतलियां बन चुके थे। अगर उन्हें जरूरत पड़ती तो वो उनके माध्यम से हमला भी करवा सकती थी। ध्वनि दल के लोगों का नेतृत्व कर रही लीडर भी ध्वनि दल की एक बुजुर्ग थी, जिसका नाम एशली था। एशली धीरे से मुस्कुराई और कहा, एल्डर ओमेगा, हमारे ध्वनि दल को और कुछ नहीं चाहिए। हमें केवल डेविल गॉड की वीणा चाहिए। इस वीणा को एक बार खुद डेविल गॉड ने हमारे ध्वनि दल की एक पूर्वज को दिया था, तो ये सिर्फ हमारे ध्वनि दल से संबंधित है। दिया था से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने इसके लिए डेविल गॉड से विनती की होगी। शायद ये भी हो सकता है कि भीख मांगी हो। ब्लैक डीकन ने हंसते हुए कहा। लुरकान ने कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी जानते हैं कि इस जादुई डिब्बे के अंदर क्या छिपा हुआ है। ब्लैक डीकन हंस पड़ा और बोला, डेविल गॉड ब्लड, डेविल गॉड वीणा, डेविल गॉड ब्लेड और 3 जादुई मूर्ति रेलिक्स। ओमेगा, तुम्हें अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। इस बारे में कौन नहीं जानता? 8 महान डेविल दल को इसके बारे में बहुत पहले से ही खबर है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम इसे छिपा सकते हो? फिर ब्लैक डीकन ने चारों ओर देखा और कहा, अब और मत छिपो। क्या और छिपने का कोई मतलब है? अब जब तुम लोग पहले से ही यहाँ हो, फिर छिपने की जहमत क्यों उठा रहे हो? उसकी बात खत्म होने के तुरंत बाद घाटी के अंधेरे में छिपे लोग हंसते हुए बाहर निकले। यह सभी 8 महान डेविल दल के लोग थे। कुछ ही मिनटों में पूरी घाटी उस बिंदु तक भर गई जहां से पानी की एक बूंद भी नहीं निकल सकती थी। ब्लैक डीकन, चूंकि हम सब पहले से ही जानते हैं, तो आओ इस मामले पर मेज पर बैठकर चर्चा करें। बाहर निकले दलों के लोगों में से एक ने कहा, ओमेगा,
तुम डेविल गॉड द्वारा छोड़ी गई सभी चीजों को लेने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, एक और डेविल दल के बुजुर्ग ने कहा। यह सब तो ठीक है, डेविल गॉड कभी हमारे गॉड भी थे, तो उनकी छोड़ी गई चीजों पर हम सबका बराबर हक है। हम सभी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि उन चीजों को आपस में बांट लेना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग किस चीज को लेते हो, लेकिन डेविल गॉड वीणा सिर्फ हमारे ध्वनि दल की है और हम ही उसकी शक्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके अलावा तुम किसी भी चीज को ले सकते हो। एशली, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं कहूंगा कि डेविल गॉड ब्लेड हमारे खूनी समुद्री दल से संबंधित है। 8 महान डेविल दल के लोग आपस में झगड़ने लगे। बहादुर ने नादानी से कहा, यह ठीक वैसा ही जैसा ध्रुव भाई ने उम्मीद की थी। रीना ने कहा, हम लापरवाही से आगे नहीं बढ़ सकते, हमें ध्रुव का इंतजार करना चाहिए। धामेश भी चुपके से हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि 8 डेविल दल के लोग यहाँ आएंगे और खूनी पहाड़ी दल का शैडो लॉर्ड भी खुद यहाँ होगा। उसका दिल कांप उठा और वो कुछ कदम आगे बढ़कर ओमेगा के पास गया। अब हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद उसने लेखावत को आंख मारी। दोनों ने थोड़ा सिर हिलाया। वो लोग 8 डेविल दल से नहीं निपट सकते थे, तो उनके लिए यही बेहतर था कि वो अभी के लिए ओमेगा के पक्ष में रहे। ओमेगा की भौहें फड़क उठी और उसने सभी की ओर देखते हुए कहा, चूंकि आप सभी को पता है कि यह डेविल गॉड का खजाना है, तो आप लोग यह भी जान लो कि इनमें से कोई भी चीज आपकी नहीं है। यह सुनकर सभी गुस्से में आ गए और बोले, ओमेगा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका सी डेविल दल इन सब चीजों को अपने पास रखना चाहता है? ओमेगा, यह मत कहो कि तुम्हें इसकी लालसा नहीं है। आप इनको सी डेविल सम्राट के पास ले जाकर क्या करना चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप डेविल गॉड के मंदिर में इसकी पूजा करना चाहते हैं? तुम डेविल्स में सबसे चालाक बूढ़े लोमड़े हो। तुम अपने अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम्हारे पूर्वज बहुत सालों पहले ही मर चुके हैं, यहाँ तक उनकी कोई हड्डी भी नहीं बची होगी। तो क्या होगा अगर हम तुमसे ये सामान छीन ले? सभी जोर जोर से आपस में बहस कर रहे थे। इसी बीच पता नहीं किसने तेज आवाज में कहा, बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है, चलो आपस में लड़कर इसका फैसला कर लेते हैं। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर यह स्पष्ट था कि सभी ने इसे सुना था। बहादुर का दिल कांप उठा और उसने अपने आप में सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह ध्रुव भाई की आवाज है। सब लोग चौकस थे। उन्होंने तुरंत अपने हथियार निकाल लिए और कहा, चलो लड़ते हैं, जो भी जीतेगा वो खजाने को ले लेगा। हाँ, यह सही है, चलो लड़ते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता है। जो भी शक्तिशाली है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। एक पल के लिए सभी चिल्लाने लगे, लेकिन यह सिर्फ इतना ही था। किसी ने भी लड़ाई शुरू नहीं की थी। वो इतने मूर्ख नहीं थे कि पहले लड़ाई शुरू कर देते। वो सभी पहले दूसरों की लड़ाई शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। यह देखकर ध्रुव को गुस्सा आ गया और उसने उनको अपने मन में गाली दी। वो अभी उन्हीं के बीच कहीं छिपा हुआ था। उसने तुरंत कहा, अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो आपस में क्यों बहस कर रहे हो? इससे अच्छा तो खजाने को एल्डर ओमेगा को ले जाने दो। वो उन्हें आपस में लड़ने के लिए उकसा रहा था। उसको उम्मीद थी कि इस उकसावे के बाद वो आपस में लड़ने लगेंगे। हालांकि अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आपस में लड़ेंगे, और वो अपने मन में सोचने लगा कि उन्हें कैसे उकसाया जाए। अगर ये लोग आपस में नहीं लड़े तो फिर मेरा फायदा कैसे होगा? लड़ाई से उसके 2 फायदे थे। पहला तो उसे डेविल गॉड का खजाना मिल सकता था, और दूसरा लड़ाई का फायदा उठाकर वो उनमें से कुछ डेविल को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त कर सकता था। लेकिन इनमें से उसके लिए सबसे जरूरी डेविल गॉड का खजाना था। फिर वो कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने आइस फायर को बुलाया। आइस फायर तुरंत सिस्टम स्पेस बाहर निकल कर आ गया। ध्रुव ने तुरंत उससे कहा, चलो डार्क पीक पर चलते हैं। स्नो व्हाइट, तुम बहादुर और बाकी लोगों की रक्षा करना। ध्रुव के पीठ पर बैठने के बाद आइस फायर ने ऊपर की ओर उड़ान भर दी। उसे कुछ ना कुछ तो करना ही था, नहीं तो उसके हाथ से डेविल गॉड का खजाना भी जाता और ना उसके हाथ एक भी एक्सपीरियंस पॉइंट हाथ लगता।